तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द गेट स्कूल। चलो आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग बता दो, सबको वॉइस वीडियो क्लियर है, दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? ठीक है। ये मत बोलना सर दिखाई नहीं दे रहा है, उसकी कोई दवा बता दीजिए। भाई तुम लोग कुछ भी बोल सकते हो। दिखाई सुनाई देने का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो दिखाई देना चाहिए, वो सुनाई देना चाहिए। ठीक है। दुख बहुत है तुम लोगों के पास तुरंत, अरे सर 4 दिनों से थोड़ा कम सुनाई दे रहा, कोई दवा हो तो जल्दी से बता दो। ठीक है, चलो क्रिस्टल क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी तक मैथमेटिक्स में जितना भी डिस्कशन हुआ, क्या उसको आपने अच्छी तरीके से रिवाइज किया? क्योंकि देखिए, जब मैंने सुपर 30 क्वेश्चन का टेस्ट लिया था तो उसमें आंसर आप लोग कर ले रहे थे, बट कहीं ना कहीं कमी लग रही थी थोड़ी सी प्रैक्टिस की और रिवीजन की। तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने रिवीजन और प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। कल का दिन आपको मान के चलिए लकीली और अनलकीली ऑफ मिल गया था, तो उसमें आप लोगों ने रिवाइज कर ली होंगी चीज़ों को। ठीक है। जनरली कभी भी अगर आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ोगे तो लीनियर अलजेब्रा आपका आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स पे आके फिनिश हो जाता मोस्टली। ठीक है। और ज़्यादातर अगर आप पी वाई क्यूज़ भी देखोगे तो आपके ज़्यादातर जो पी वाई क्यूज़ होते हैं, अभी तक आपने जितना पढ़ा, लगभग 98% पी वाई क्यूज़ यहाँ तक लोग कर पाते हैं। जो लोग ट्राई कर रहे होंगे उनसे डिटर्मिनेंट्स के, रैंक के, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के, इनके 99% क्वेश्चंस बन जा रहे होंगे पी वाई क्यूज़ जो वो लगा रहे होंगे। एक आधा परसेंट जो नहीं बन रहा होगा वो शायद किसी ना किसी और टॉपिक से रिलेटेड होगा जो शायद अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए, हाल फिलहाल में अगर आप ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे गेट के एग्जाम का, तो गेट ने एक नया टॉपिक, हालांकि ये बहुत पहले से सिलेबस में था बट पहले उतना पॉपुलर नहीं था। जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कम्युनिकेशन सिस्टम में 2012 से पहले रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस कभी नहीं आते थे, बट 2012 के बाद अचानक से आने स्टार्ट हो गए, है ना। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में मॉसफेट वगैरह के क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट 2017-18 के बाद इलेक्ट्रिकल में मॉसफेट के क्वेश्चंस आने लगे। सिमिलरली मैथमेटिक्स में आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर तो लीनियर अलजेब्रा है, बट ये टॉपिक का नाम सुनते ही ना थोड़ी थोड़ी घबराहट होने लगती है। वेक्टर सबस्पेस, स्पैन, ठीक है, बेसिस, डायमेंशन। ऐसा लगता है कि ये इंडियन नाम तो है ही नहीं, ये सारे के सारे रशियन नाम है। और ये नाम सुन के बड़ी घबराहट होती है। वेक्टर सब स्पेस क्या है सर, ये स्पैन क्या है, बेसिस क्या है। और कई बार होता क्या है कि इसकी डेफिनेशन समझ भी लेते हैं, है ना। मान लो किसी ने डेफिनेशन समझा भी दी, मैंने भी डेफिनेशन समझा दी, बट एग्जाम में जब सवाल आता है तो उस सवाल को परसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ ही नहीं पाते ये सवाल कहना क्या चाहता है। समझ गए? तो दो दो प्रॉब्लम्स हैं इसमें। पहली प्रॉब्लम मैंने क्या बताई कि पहली चीज़ तो ये समझ में ही नहीं आता, है ना। तो 80-90% लोग यहीं से बाहर हो जाते हैं कि समझ ही में नहीं आया वेक्टर सब स्पेस क्या है, स्पैन क्या है, बेसिस क्या है, डायमेंशन क्या है, वहीं पे खत्म हो जाते हैं। मान लो 2 4 10 लोगों ने रट भी लिया कि चलो ठीक है सर, हम बेसिस के डेफिनेशन रट चुके हैं और स्पैन की डेफिनेशन रट लिया। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो वो लैंग्वेज पढ़ के वहाँ पे दिमाग के बिल्कुल तोते उड़ जाते हैं और समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन को करे कैसे। तो हमें इस टॉपिक को पढ़ने के लिए दो लेवल पे क्लैरिटी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो डेफिनेशन में ऑब्वियसली क्लैरिटी चाहिए। एक बार डेफिनेशन में क्लैरिटी आ गई तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उसमें कितने केसेस बन सकते हैं, उनको भी वन बाय वन हमको डिकोड करना पड़ेगा। तो सबको आइडिया क्लियर हो गया, सबको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि हम क्या करने वाले हैं? बताइए ज़रा। ठीक है। ओके। परफेक्ट। ठीक है। आइए ज़रा अब क्या करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं और क्या करते हैं। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ विशाल सोनी। आई हैव क्लियर डीएससी एग्जामिनेशन 2 टाइम्स, 98 2014 में, 25 2015 में। बहुत सारे पीएसयूज क्वालिफाई किए, 9+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चों को गाइड किया, अंडर 100 रैंक है और वन ऑफ द हाईएस्ट वॉच एजुकेटर्स है। याद रखिएगा, ये मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। अगर आपसे कोई पूछेगा, आप मत ये देने लगना कि मेरा नाम ये है, मेरी रैंक 2014 में, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमें आपका इंट्रोडक्शन याद हो गया है। भाई हमें अगर आप, चलो तो शुरू किया जाए। हाँ, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, रेडी हो ना सभी लोग? एक बार जल्दी से लोग चैट बॉक्स में रेडी सर। कैलकुलस का क्लास, देखो अभी 2 क्लास इसमें बची हुई है। उसके बाद एक लास्ट क्लास करवाऊंगा लीनियर अलजेब्रा में, जहाँ पे कि आपको ये बताऊंगा कि और क्या क्या थोड़ा सा एडवांस चीज़ें। उसके बाद एक सेशन रखेंगे, उसमें पोली करवा लेंगे, फिर उसका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए रेडी सभी लोग। अब भाई आज के क्लास में ना मुझे यार फोकस बहुत बहुत अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए।
ठीक है, कोई कमेंट में किसी को रिप्लाई नहीं करेगा, सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, आपसे क्या पूछ रहा हूँ। तो आज सिर्फ मेरा और आपका कॉन्वर्सेशन होगा, तभी ये टॉपिक यार आप समझ पाओगे, समझ गए? अदरवाइज मैं कितनी भी कोशिश कर लूंगा आप तक वो बात पहुंचेगी ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आज के सेशन में मेरा और आपका बस कॉन्वर्सेशन रहना चाहिए, समझ गए? कोई अगर चैट बॉक्स में आके पूछ रहा है कि भाई मुझे ये बता दो कि डीपीपी कहाँ मिलेगी, मुझे ये बता दो कि स्पेशल क्लास कहाँ होती है, किसी को आज कोई रिप्लाई नहीं करना है, आज सिर्फ मेरी और आपकी बात होने वाली है। चलिए ठीक है, तो टॉपिक्स का अगर हम लोग नाम देखें ना, तो पहले ये बोल रहा है कि वेक्टर स्पेस पढ़ लेते हैं, फिर वेक्टर सब स्पेस पढ़ लेते हैं, फिर लीनियर स्पैन पढ़ लेते हैं, फिर बेसिस पढ़ लेते हैं। तो ये सारे के सारे रशियन नेम्स जो हैं, इसमें से हमें कुछ समझ में तो आया नहीं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, इनको समझने से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग एक बार ना ये जो वेक्टर वर्ड बार बार यूज हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं। अब ये वेक्टर वर्ड पढ़ने में आपको मजा इसलिए आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो वेक्टर वाला वर्ड है ना, ये जाने अनजाने में काफी बार पढ़ चुके हो आप लोग, है ना? काफी बार पढ़ चुके हो, काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर मैट्रिक्स में कभी वेक्टर्स की बात होती है तो जनरली हम लोग रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स को वेक्टर बोल देते हैं, है ना? और थोड़ा थोड़ा डिस्कशन भी हो रखा है कि अगर हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स हो तो उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ये हल्का फुल्का एक सुपरफिशियल लेवल पे हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। तो आज की क्लास में पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है, ये जो वेक्टर वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा और डिकोड करते हैं। एक बार ये पकड़ में आ गया, फिर ये सारी डेफिनेशन समझते हैं, और क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है ना, डिफिकल्ट नहीं है बट इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलो वेक्टर्स के बारे में ना थोड़ा सा बेसिक समझना शुरू कर लेते हैं। वेक्टर्स के बारे में देखो क्या बोल रहे हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर किसी 10वीं 12वीं के बच्चे को पकड़ के उससे पूछोगे कि वेक्टर क्या होते हैं, तो बोलेगा कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें डायरेक्शन होती है, फलाना ढिमकाना, ऐसे करके कुछ कुछ बताएगा। यानी कि अगर फिजिक्स के सेंस में देखा जाए तो क्या वेक्टर को आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हो, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये उसका मैग्नीट्यूड, और ये यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को पकड़ोगे और उससे पूछोगे कि भाई ज़रा बताना वेक्टर क्या होता है, तो ये बोलेगा कि आप कोई भी नंबर ले लो और उसको एक ऑर्डर में रख दो, उसी को हम लोग वेक्टर कहते हैं, ऑर्डर सेट ऑफ नंबर। जैसे कि मान लो अगर मैं एक डेटा कलेक्ट करना चाहता हूं कि हमारे पास एक स्टूडेंट है और उसकी एज कितनी है, तो ज़रा बताइए अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स में डाल दूं, ऊपर स्टूडेंट लिख दूं, नीचे एज लिख दूं, तो क्या ये आपको एक कॉलम मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है? बिल्कुल, ये जो कॉलम मैट्रिक्स जैसा आपको दिख रहा है ना, इसी को हम लोग कभी कभी क्या बोल देते हैं, वेक्टर बोल देते हैं, है ना? तो वेक्टर के बहुत सारी मीनिंग होते हैं, वेक्टर का मतलब वही नहीं जो आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है? तो वेक्टर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो ये बोल रहा है किसी भी डेटा को अगर आप ऑर्डर्ड सेट में डाल दो ना, तो उसको आप वेक्टर बोल सकते हो। जैसे कि साफ साफ सबको दिख रहा है कि ये कॉलम मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, बोलो हाँ या ना, सभी लोग बोलते जाओ। तो आप बोलोगे हाँ सर, ये तो बिल्कुल कॉलम मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। यहाँ से देखो, क्या ये आपको एक रो मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है? बिल्कुल। तो इसने क्या किया, दो डेटा लिया, एक स्टूडेंट का नाम ले लिया और उसका एज ले लिया, और उसको उसने इस ऑर्डर में डाल दिया। ये जो आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट दिख रहा है, उसी को बोल रहा है कि मैं कॉलम मैट्रिक्स बोलना चाहूँ तो बोलूंगा, या वेक्टर बोलना चाहूँ तो बोलूंगा, है ना? आप लोगों ने कभी सीवी प्रोग्रामिंग करी होगी, तो वहाँ पे आप लोग बनाते हो खुद भी मैट्रिसेस वगैरह, जो कि बिल्कुल रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर जैसे दिखते होंगे, ये आप सभी लोगों को याद होगा। ठीक है ना ये बात? आगे बढ़े, बोलो यार सभी लोग। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस में हॉट टॉपिक कौन सा भाई, छू के देख लो, जिससे हाथ जल जाए वही सबसे हॉट टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस में। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से ये बात सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। आइए जरा देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं एक वेक्टर की। क्या आप सभी लोग इस बात से कन्विंस हो कि ये एक वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप 4k कैप? बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन चल रहा है। आप बोलोगे हाँ सर, 2i कैप 3j कैप k कैप। अगर मान लो इसी वेक्टर को उठा के मैं कॉलम मैट्रिक्स में डाल दूं 2 3 4, या रो मैट्रिक्स में डाल दूं 2 3 4, तो क्या आप सभी लोग थोड़ा एनालॉजी देख पा रहे हो, दैट अ वेक्टर हैज बीन मैप्ड इनटू अ कॉलम मैट्रिक्स और इन अ रो मैट्रिक्स, तो समहाउ वी कैन आल्सो कॉल दीज टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस एज वेक्टर्स। तो थोड़ा थोड़ा हमें और आइडिया लगना चाहिए कि अच्छा, जो हम ये बोलते थे कि कॉलम मैट्रिक्स में डेटा रखा हुआ है, वो शायद किसी वेक्टर के कोएफिशिएंट्स का डेटा रखा गया होगा। समझ गए मेरी बात को? जो हम बोलते थे कि यार ये रो मैट्रिक्स को हम वेक्टर बोल देंगे, तो हो सकता है कि किसी वेक्टर का डेटा उठा के उसने रो मैट्रिक्स में डाल दिया। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन, है ना? सिमिलरली ये देखो, इसने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, और ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो, बस उसी को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में और थोड़ा सा कुछ एडिशनल पॉइंट्स उसमें ऐड कर रहे हैं। रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज वेक्टर्स, है ना? ठीक है, तो ये आप थोड़ा थोड़ा आइडिया भी लग रहा है। अच्छा, ये किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होंगे, ये भी किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट आपके ऊपर है, आप कॉलम में करना चाहो कॉलम में कर लो, रो में करना चाहो रो में कर लो। जनरली ज़्यादा पॉपुलर कॉलम होता है। ओके, चलो अब ये देख के बताओ,
ये एक वेक्टर मैंने लिखा हुआ है, जरा बताइए क्या इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन मैंने ठीक करा है? देखिए 3ax कैप, 3ay कैप, 3az कैप, इसको उठाया और एक कॉलम मैट्रिक्स में डाल दिया 3 3 3। यहाँ से देखिए 3ax कैप, 3ay कैप, 3az कैप, और चौथी डायमेंशन ये लेके आ गया है ना। हम एज ए ह्यूमन तीन ही डायमेंशन विजुअलाइज कर सकते हैं, सही बात है। तो तीन डायमेंशन अगर हम विजुअलाइज कर सकते हैं तो तीन तो ठीक है, बट इसने थ्योरेटिकली चार डायमेंशन यहाँ पर मेंशन कर दी, तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन सा इसको फिजिकली एहसास करना है, तो हमने इसको कॉलम में उठा के तीन 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 चार लिख दिया। यहाँ पर देखो उसने पांच, देख रहा आप सभी को पांच डायमेंशंस मेंशन कर दी, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एम। तो आप इसको भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या आज के बाद आप सभी लोग किसी भी वेक्टर को कॉलम या रो मैट्रिक्स में मैप कर सकते हो उठा के? आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, कुछ भी तो नहीं, आप दे दो उठा के एक एलिमेंट को उसमें डाल देंगे। यानी कि आज के बाद एग्जामिनर जरूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन दे वो हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में दे, हो सकता है कि वो क्वेश्चन वेक्टर के रूप में दे दे। इस बार इलेक्ट्रिकल का पेपर जाके देखिए आप सभी लोग, उसने जो डेटा दिया हुआ था वो मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ था, है ना। बहुत डेटा उसने वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ था। बहुत सारे लोगों ने बोला अरे सर ये तो वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर में तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, और इसमें पूछ रहा है कि मैट्रिक्स से रिलेट करके बताओ। तो जिन लोगों ने मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ा था या कहीं पे भी पढ़ा था प्लस वगैरह पे, क्रैश कोर्स में तो ये वाला कंसेप्ट नहीं बताया था, बट प्लस वगैरह में जहाँ पे डिटेल कोर्सेज होते हैं वहाँ पे बिल्कुल आपको बताया था कि कैसे एक वेक्टर को हम लोग मैट्रिक्स में मैप करते हैं। तो उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, यहाँ से उठाना था, मैट्रिक्स बनाना था, x1 ट्रांसपोज x2 करके सिर्फ उसका देख लेना था ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन बन रही कि नहीं बन रही, है ना। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें इनके बीच का रिलेशन समझ में आना चाहिए। एक वेक्टर लिखा हुआ है, उसको आप रो या कॉलम मैट्रिक्स में सिंपली डाल दीजिए, ठीक है ना। परफेक्ट। इसको देखो क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ ना, इसको इसको बोलते हैं, चलो अभी मैं बताता हूँ, अगली अगली स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। ये समझ आया भाई, मैट्रिक्स एंड वेक्टर रिलेशन? बोलो हाँ या ना। भूल ही नहीं रहो यार, आज आप लोग मंगलवार है, मौन व्रत धारण किया क्या कि सर बस शादी अच्छी जगह हो जाए, बाकी तो ये सब चलता रहेगा, तो एक दिन का सर मौन व्रत धारण किया मंगलवार का, ऐसा है क्या? चलो, नहीं मुझे तो बताना है यार, ये मेरी और आपके बीच की बात है ना, किसी और को कोई जवाब नहीं देना। चलो अब मैं एक दो चीज़ें आपको समझाता हूँ। सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूँ। जस्ट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बस आप फील फैक्टर और रखो, बस उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, ठीक है। ये ऐसा मैंने लिख दिया 2ax कैप प्लस 3ay कैप प्लस 4az कैप। चलो जल्दी जल्दी इसका आप लोग वेक्टर फॉर्मेट बनाने की कोशिश करो यार, सभी लोग बना लो इसका वेक्टर फॉर्मेट। 3ax कैप 3ay कैप, इसीलिए इसकी मैंने दो क्लासेस शेड्यूल की हैं ना, क्योंकि इसमें बहुत दिक्कत आती है लोगों को इस टॉपिक में। और सबसे अजीबोगरीब बात है कि इसका कहीं पे कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर डालो, ढंग से कहीं पे आपको कहीं पे सिस्टमैटिक मिलेगा ही नहीं कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, करना क्या है इसमें, ठीक है। तो इस वजह से इसको मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से ही आपको समझा देता हूँ। 2 3, ठीक है, 2 3 4, आप इसको रो में भी लिख सकते थे, ज़्यादा पॉपुलर कॉलम होता है तो मैं कॉलम ही लिखता हूँ, ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे लिखना चाहते हो। 4 5, ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने? यस। इसको देखो क्या बोलते हैं, जब आप ऐसे लिखते हो ना, इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हो इसको? ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पर एक वेक्टर था, उसको आपने मैट्रिक्स में डाला, दो एलिमेंट थे तो वर्ड यूज कर लिया पेयर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलते हो भाई साहब इसको? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। इसको क्या बोलते हो? ऑर्डर्ड फोर टपल, ठीक है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, ऑर्डर्ड 3 टपल, ऑर्डर्ड 2 टपल, बट पेयर और ट्रिपलेट हमें याद होता है, तो ट्रिपलेट के बाद आपको कुछ भी लिखना हो उसके आगे नंबर लिख के आप टपल वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। डन है? ठीक है, तो ऐसे सपोज अगर इसका नाम हम रखते तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, क्या हम इसको ऑर्डर्ड 5 टपल लिख सकते थे, है ना। ऐसे मान लो अगर टोटल n एलिमेंट हो गए तो क्या हम उसको ऑर्डर्ड n टपल लिख सकते हैं? एब्सोल्युटली, है ना। समझ गए ना मेरी बात को? तो टपल वर्ड जो यहाँ पे यूज हो रहा है ना, वो बेसिकली ये बताता है कि आपके वेक्टर में कितने नंबर्स प्रेजेंट है। तो टपल वर्ड से आज के बाद कोई दुश्मनी तो नहीं है,
हाँ, क्वाड्रिपल भी बोल सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बट हमारी जो दोस्ती होनी चाहिए वो टपल वर्ड से होनी चाहिए। कहीं पे हमें किसी क्वेश्चन में टपल वर्ड दिखे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमको समझ में आ जाना है टपल का मतलब क्या है। ज़रा एक बार जल्दी से इन सारे पॉइंट्स को चेक करिए और बताइए, ठीक है। जल्दी से इन सारे पॉइंट्स को चेक करिए। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ऑर्डर्ड, ये पॉइंट इसने लिख दिया, इसको पेयर कर लो, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये लो, ऑर्डर्ड पेयर, चेक करो। देखो a कॉमा b इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पोजिशंस ऑफ a एंड b आर फिक्स्ड। हाँ भाई, मतलब a और b की पोजीशन हमने फिक्स कर दी। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मतलब a कॉमा b कॉमा c इज एन ऑर्डर ट्रिपलेट वेयर पोजीशन ऑफ a b c इज फिक्स्ड, मतलब a b c की कोई वैल्यू आपको फिक्स करनी पड़ेगी। पोजीशन का मतलब वैल्यू मान लीजिए। ऑर्डर्ड एन टपल का मतलब ए सेट ऑफ n नंबर्स x1 x2 xn इन विच ईच नंबर इज फिक्स्ड इज कॉल्ड एज द ऑर्डर्ड एन टपल। तो ये बताओ तीनों नामों से आप सभी लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सभी को क्लियर हो गया ना? ऐसा दिखेगा मतलब आपको वो नंबर्स लिख देना, वो आपकी मर्जी, आप रो में लिखते हैं कॉलम में लिखते हैं, टोटली आपकी वो चॉइस है ना। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। डन है, इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। चलो अब एक दो चीज़ें और थोड़ा बेसिक समझते हैं, और अगर आप सभी लोग अग्री करोगे तो ये सारी चीज़ों का बेसिक आप पढ़ चुके हो तो आपको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है। ज़रा देखिए, अगर अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ या कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? देखिए ज़रा क्या बोल रहा है, सेट ऑफ n वेक्टर्स ऑफ m डायमेंशंस ईच। क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर देखो n वेक्टर्स हैं, ये पहला वेक्टर है। वेक्टर का मतलब ये कोई कॉलम मैट्रिक्स होगा या रो मैट्रिक्स, जनरली कॉलम लेके चलते हैं, ठीक है। ये दूसरा वेक्टर, ये भी कोई कॉलम मैट्रिक्स होगा, ये भी कोई कॉलम मैट्रिक्स होगा, ये भी कोई कॉलम मैट्रिक्स होगा, है ना। इसने बोला n वेक्टर्स ले लीजिए, उसके बाद बोल रहा है सबकी डायमेंशन m होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं x1 वाले वेक्टर को लिखूंगा तो इसमें कितने एलिमेंट्स आपको दिखेंगे? m एलिमेंट्स दिखेंगे। x2 वाले को लिखूंगा तो इस पे कितने एलिमेंट्स आपको दिखेंगे? m एलिमेंट्स दिखेंगे। x3 वाले को लिखूंगा तो इसमें कितने एलिमेंट्स आपको दिखेंगे? m एलिमेंट्स दिखेंगे। तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में ऐसा दिया जाए दैट वी आर हैविंग 3 वेक्टर्स ऑफ 2 डायमेंशन ईच, तो आपको समझ आना चाहिए कि यार बेसिकली हमें उनका अरेंजमेंट कैसे करना है या वो सेट कैसे बनाना है, ठीक है। ये लॉजिक सबको समझ में आया? ओके, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा नोट देखो, छोटा सा नोट मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बताना है, इस सेट का नाम बताना है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग इस सेट का नाम बताइए। ये आपको दे रखा है 1 2 1 -1 3 1, ठीक है। चलो बताओ इसको क्या लिखोगे आप लोग? आप बोलोगे इट इज हैविंग, कितने वेक्टर्स हैं? 1 2 3, तो आप बोलोगे इट इज हैविंग 3 वेक्टर्स ऑफ 2 डायमेंशन ईच, ठीक है ना। आ रहा है सबको समझ में? इजी, वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलिए अगले वाले का बताइए, इसका बताइए। 1 2 1 2 3 2 1, इसका नाम बताओ। जो भी इसका नाम बताएगा सबसे पहले मैं उसका नाम पढ़ूंगा, ठीक है। ये एक सेट उसने दिया, सेट ऑफ वेक्टर्स है, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये। इसका नाम बताना है। कितने वेक्टर्स हो गए? 1 2 3। चलो इसका नाम बताओ। सबसे पहले आप जो भी बताएंगे उनका नाम यहाँ पे मैं जरूर पढ़ूंगा। भाई नाम बताओ आशु, ऐसे काम नहीं चलेगा ट्रिपलेट बोलने से। जैसे यहाँ पे लिखा है ना वैसे आप यहाँ पर बताइए सभी लोग। पवन कुमार बोल रहे हैं सर सेट ऑफ 3 वेक्टर्स ऑफ 3 डायमेंशन ईच। इसमें कहाँ 3 डायमेंशन है भाई? यहाँ तो एक ही 2 एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 2 1, ठीक है। तो आप बोलोगे, देखो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, नो सच सेट कैन एग्जिस्ट, ठीक है। याद रखिएगा जब भी सेट ऑफ वेक्टर्स की बात होती है तो हमेशा एक चीज को आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, गारंटी देनी पड़ेगी कि उस सेट में जितने भी वेक्टर्स हैं सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए।
जब भी आप सेट ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमेशा आज के बाद याद रखिएगा कि उसमें जितने भी वेक्टर्स हैं सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। आप कभी भी ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स नहीं बना सकते कि एक 2 डायमेंशन का है, एक 3 डायमेंशन का, एक 2 डायमेंशन का, नहीं, ऐसा सेट हम नहीं बना सकते। जब भी हम सेट ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं तो हमेशा इस बात की गारंटी लेनी पड़ेगी या मेक श्योर करना पड़ेगा कि ऑल द वेक्टर्स शुड बी हैविंग सेम डायमेंशन। ठीक है, याद रखोगे आज के बाद इस बात को। बहुत बेसिक बेसिक डिस्कशंस बता रहा हूँ, इससे ना आपका आगे आने वाला जो टॉपिक है ना, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस डायमेंशन, वो बहुत आपको मक्खन की तरह समझ में आ जाएगा। समझ आया? ठीक है, याद रखिएगा इस बात को आगे से, हमेशा हमेशा याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, परफेक्ट, आगे बढ़ा जाए, डिस्कशन को आगे थोड़ा सा बढ़ाया जाए। चलो डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बारे में, है ना, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं, बट उसी का थोड़ा सा मैं आपको और एक इनसाइट देना चाहता हूँ, उसके अंदर की एक दो बातें और बताना चाहता हूँ, फिर सीधा हम लोग आज के टॉपिक पे चलना चाहते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं या लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होने चाहिए, पहले फिजिक्स के नजरिए से देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो हम कब बोलेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी पे लीनियरली डिपेंड कर रहा है? तो आप बोलोगे कि अगर ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर जाता है ए इज इक्वल टू के बी टाइप का, इसका मतलब ही है कि आपने इसको के से स्केल करके ए के बराबर कर दिया, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे पे लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो ये कब लीनियरली डिपेंड नहीं करेंगे? जब हम वेक्टर ए को कभी भी बी के स्केलर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, यानी वेक्टर ए शुड नेवर बी इक्वल टू के इंटू बी। तो इस केस में बोला जा सकता है कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। एक बार जरा यहाँ से चेक करिए, ऐसा कोई रिलेशन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 वेक्टर बी, तो आप बोलोगे वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी आर लीनियरली डिपेंडेंट, डिपेंड कर रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर। और अगर वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू, ये 3 की जगह पे के कर लो, ठीक है, इसकी जगह पे के कर लो, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स भी आप सभी लोग एक बार वेरीफाई करिए, है ना। इफ ए इज नॉट इक्वल टू के बी, ए बी आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है ना, विच मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो यहां से आपको मिल जाएगा कंसेप्ट ऑफ लीनियरली इनडिपेंडेंट, लीनियरली इनडिपेंडेंट, है ना। ये तो हमारा हमारा बेसिक हो गया जो हम लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं। ओके, तो कभी कभी इसको कोलिनियर वर्ड से भी यूज करते हैं, ये जो हम लोग वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर ए और बी आपके कोलिनियर नहीं है, इसका मतलब ए और बी आपके इंडिपेंडेंट होंगे। ए शुड नॉट बी इक्वल टू के बी। तो इस वर्ड पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, हल्का सा बस सुन लो, वेक्टर कैलकुलस में थोड़ा इसके बारे में और चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दे रखा है, एक मैट्रिक्स दिया x1, दूसरी मैट्रिक्स उसने दे रखा है x2। आपसे पूछ रहा है वेक्टर x1 एंड x2 आर लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट। क्या करना चाहिए आप सभी लोगों को, बताइए। आप सभी लोग बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यस कर चुके हैं ना। इसने एक वेक्टर दे दिया x1 और एक दे दिया x2, पूछ रहा है वेक्टर्स x1 एंड x2 आर लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट, इसके बारे में ये हमसे जानना चाहता है। तो एक तरीका तो अपने पास है, सॉर्टेड है, मैं इसको थोड़ा बेसिक से करने की कोशिश करता हूँ। बेसिक से करने का मतलब मैं क्या करता हूँ कि मान लेता हूँ, एक एजम्पशन ले लेता हूँ, लेट x1 एंड x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। एक एजम्पशन लेके चलते, देखते हैं एजम्पशन हमारा करेक्ट होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब है x1 शुड बी इक्वल टू के x2। तो x1 की वैल्यू यहाँ से अगर मैं नोटिस करूँ तो ये मुझे दिख जाएगा 1 एंड 2, यहाँ पर मैंने k लिख दिया। x2 की वैल्यू अगर मैं नोटिस करूँ तो मुझे मिल जाएगा 3 एंड 4। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे बताओ, क्या आपको 3k इक्वल टू 1 मिलेगा एंड 4k इक्वल टू 2 मिलेगा? मतलब कि यहाँ से जो k की वैल्यू मिल रही ये 1/3 मिल रही, और यहाँ से जो k की वैल्यू मिल रही है वो 1/2 मिल रही, विच इज़ डिफरेंट। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपके डिफरेंट आ रही है, तो आप बोल सकते थे कि यार ये जो x1 एंड x2 हैं ये आपके लीनियरली डिपेंडेंट है ना, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। बात समझ में आई? इसको लीनियरली डिपेंडेंट मान लो यार, एल टी, चेक करो।
रैंक से तो आप लोग कर ही सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, रैंक वाला कंसेप्ट तो अपना क्लियर है। अभी कुछ बेसिक मैं क्लियर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर x1 और x2 को पूछ रहा है लीनियरली डिपेंडेंट है नहीं, तो मान लो लीनियरली डिपेंडेंट है तो x1 के x2 के बराबर आना चाहिए। या आपने सॉल्व किया तो k की अलग अलग वैल्यूज आ गई, जबकि k की तो एक सिंगल वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए थी। अलग अलग वैल्यू आने की वजह से आपने बोला कि भाई ये यहाँ पर इक्वालिटी कभी लग ही नहीं सकती, नॉट इक्वल टू रहेगा, और नॉट इक्वल टू का मतलब ये हो गया कि ये x1 और x2 विल बी लीनियरली इनडिपेंडेंट। चलेगा? बोलो। फंडामेंटल एंड वेरी वेरी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है? ओके, ठीक है। तो यहां से दो स्टेटमेंट्स मैं देने की कोशिश करता हूं। पहला स्टेटमेंट मैं देता हूं, x1 कॉमा x2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड सेकेंड, कोई ऐसा ही बोल सकता था कि x1 और x2 को इस सेट में डाल दो और लिख दो दैट इट इज सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है? ओके, जो हमने प्रीवियसली फिलॉसफी पढ़ी थी, धीरे धीरे उसकी तरफ भी आएंगे ना, रैंक से ही अल्टीमेटली इसको रिलेट करेंगे। इजी? ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे कि भाई x1 x2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या ये वर्ड भी आप यूज कर सकते थे, दोनों सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार तीन वेक्टर्स की बात करते हैं। दो वेक्टर्स में तो आसानी से समझ में आ गया कि वेक्टर ए शुड नॉट बी इक्वल टू वेक्टर के बी, तभी हम बोल देंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आओ जरा तीन में देखने की कोशिश करते हैं, तीन में क्या होगा बताइए जरा। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इनके बीच में एक लीनियर डिपेंडेंसी का रिलेशन आना चाहिए, मतलब वेक्टर सी शुड बी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। अगर मैं चाहूं तो क्या इसको जनरलाइज करके ऐसा भी तो लिख सकता था, ये देखें, इसको क्या मैं जनरलाइज करके ऐसा लिख दूं कि लैम्डा 1 वेक्टर सी प्लस लैम्डा 2 वेक्टर ए प्लस लैम्डा 3 वेक्टर बी शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर लैम्डा 1 सी प्लस लैम्डा 2 ए प्लस लैम्डा 3 बी इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो सी ए बी के बीच में लीनियर डिपेंडेंसी हम लोग इंश्योर कर पा रहे हैं। हाँ, बस एक चीज यहाँ पे जरूर मेक श्योर करनी है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सारे इकट्ठे 0 नहीं हो जाए। अगर ये सारे इकट्ठे 0 हो जाएंगे तो सी ए बी की कोई भी वैल्यू हो हमेशा एल एच एस और आर एच एस बराबर ही आ जाएगा, है ना। सही बात है। तो इसी को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर हमें कभी भी तीन वेक्टर्स के बारे में पूछा जाए कि क्या ये तीन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, तीन स्केलर्स ढूंढ लाऊंगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। लैम्डा 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा सी से, लैम्डा 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा ए से, लैम्डा 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा बी से, तीनों को जोड़ के बराबर 0 कर दूंगा और बस ये बोल दूंगा कि भाई बस ये तीनों स्केलर्स इकट्ठे 0 मत कर देना। इकट्ठे 0 कर दोगे फिर तो भाई एबीसी की डिपेंडेंसी खत्म हो गई ना, एबीसी के इंडिविजुअल आइडेंटिटी ही आप खत्म कर दे रहे हो। कोई भी एबीसी फिर आप दुनिया का ले आओ, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा। तो हम कोई भी एबीसी की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक एबीसी के लिए सर्टेन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं, विच इज मेकिंग दिस एक्सप्रेशन करेक्ट। समझ में आ रही बात? फंडामेंटली उसको समझने की कोशिश करिए, है ना। तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं, लॉजिकल सी बात है ये कि अगर तीन वेक्टर्स की लीनियर डिपेंडेंसी चाहिए तो तीन स्केलर्स भी चाहिए भाई उसके साथ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। बोलो हाँ या ना। ठीक है, ओके, ठीक है। अब एक दो स्टेटमेंट बोल देता हूं जिसको वेक्टर में दोबारा हम लोग पढ़ेंगे। अगर दो वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, अगर दो वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं ना, तो उनको बोला जाता है दीज टू वेक्टर्स आर कोलीनियर। और अगर तीन वेक्टर्स आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनके बीच में एक लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में बोला जाता है दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा सा वर्ड याद रखना, थोड़ा सा बस मैंने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि वेक्टर कैलकुलस में एक बार वापस इन सारे वर्ड्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंट वर्ड का मतलब बस इतना समझो कि लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करा पा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो दो वेक्टर्स अगर आपके लीनियरली डिपेंडेंट है तो कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग लिख दो, बस ये वर्ड लिख दो, ये वर्ड आपके किसी दिमाग के छोटे से कोने में प्रेजेंट होना चाहिए, दैट्स इट। लिख दो यार, एक बार सभी लोग लिख दो तो दिमाग में कहीं ना कहीं छपा रहेगा। कोलीनियर, सभी लोग लिख दो यार, एक बार टाइप करके लिख दो सभी लोग। दो वेक्टर्स अगर लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, दे मस्ट बी कोलीनियर। ठीक है, चलिए। अगर मान लीजिए तीन वेक्टर्स हैं और वो लीनियरली डिपेंडेंट है, मतलब उनके बीच में एक लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, लैम्डा 1 c1 लैम्डा 2 a लैम्डा 3 b इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में उन तीनों वेक्टर्स को क्या बोला जाएगा,
कोप्लेनर, वो एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, आगे चल के आपको बताऊंगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड एवरीथिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये तो एक सिंगल प्लेन बोर्ड के प्लेन में एग्जिस्ट करें। बट अभी इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हम इस चीज़ पे ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने वेक्टर्स उतने स्केलर हमको चाहिए होंगे। अब बताओ, क्या यहाँ से मैं ये दो स्टेटमेंट्स दे सकता था, ए कॉमा बी कॉमा सी आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, या मैं इसको अगर सेट में डाल दूं तो मैं लिख सकता था दे आर फॉर्मिंग द सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, ये सारे स्टेटमेंट्स पे वैसे ही हमारी पकड़ पहले से मजबूत है, तो इसमें ज़्यादा हमें दिक्कत हो नहीं रही है। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछूं, बताओगे सोच समझ के? अब एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछता हूं, ठीक है? ठीक है, चलो बताओ, अगर मान लो हमारे पास चार वेक्टर्स आ गए, ए बी सी डी, ठीक है, और ये जो वेक्टर्स है दे आर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, तो बताओ कितने स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए? सभी लोग बताएंगे कितने स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। सबसे पहला सवाल मेरा ये, बोलेंगे सभी लोग, एवरीवन? चार स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए, यानी कि आप ये बोल रहे हो कि लैम्डा वन वेक्टर ए, लैम्डा टू वेक्टर बी, लैम्डा थ्री वेक्टर सी और लैम्डा फोर वेक्टर डी शुड बी इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा वन कॉमा लैम्डा टू कॉमा लैम्डा थ्री कॉमा लैम्डा फोर शुड नॉट बी ऑल ज़ीरो साइमल्टेनियसली। है ना, बताइए क्या ये कंस्ट्रेंट लगाना बहुत ज़रूरी है? शुड नॉट बी ऑल ज़ीरो साइमल्टेनियसली, ऑल ज़ीरो साइमल्टेनियसली। बोलो भाई साहब। है ना, अब बताओ क्या ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ रही ना? रिलेट कर पा रहे हो? रिलेट करना इंपॉर्टेंट है, रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ना स्टेटमेंट्स को ऐसा मोल्ड करके दे सकता है, वो बोलेगा ही नहीं, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई ये ए बी सी डी आर लीनियर डिपेंडेंट, वो बोलेगा चार वेक्टर है, चार वेक्टर के बीच में एक ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे सारे स्केलर्स ऐसे, तो आपकी जिम्मेदारी को समझना कि भाई उसने लीनियरली डिपेंडेंट का डेटा आपको मेंशन किया है। समझे मेरी बात को? सारे इकट्ठा जीरो नहीं होने चाहिए, ये लॉजिक आप समझ पा रहे हो ना? अगर सारे जीरो हो गए भाई, फिर तो ए बी सी डी का तो क्या ही मतलब हो, दुनिया का कोई भी ए बी सी डी डाल दो, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो जाएगा, तो आप थोड़ी बोलोगे कि दुनिया के सारे ए बी सी डी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इस वजह से बोला जा रहा है सबको इकट्ठा जीरो मत होने दो, दैट्स इट। ठीक है ना? ओके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा रिलेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। अगले 5 मिनट बस ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 5 मिनट के लिए बस थोड़ा सा फोकस और चाहिए। देखिए, यहाँ पर मैंने एक वेक्टर ए लिया, उसके कोएफिशिएंट्स आपको दिख रहे होंगे x11 x12 x13। यहाँ पर मैंने वेक्टर बी ले लिया, x21 x22 x23। यहाँ पर मैंने वेक्टर सी ले लिया, x31 x32 x33। है ना, पहली चीज तो क्या ये जो वेक्टर ए है इसका मैं मैट्रिक्स फॉर्मेट ऐसा लिख लूँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। x1 का ये मैट्रिक्स फॉर्मेट, वो जो कि वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अब हमें क्लियर है। वेक्टर बी का ये मैट्रिक्स फॉर्मेट जिसको मैंने x2 का नाम देने की कोशिश करी, वेक्टर सी का ये मैट्रिक्स फॉर्मेट जिसको कि मैंने ऐसा लिखने की कोशिश करी। है ना, यानी कि अब हम बहुत आसानी से एक वेक्टर से सीधा मैट्रिक्स पे स्विच कर गए। है ना, ये वेक्टर्स लिखे हुए थे, मैंने बोला भाई वेक्टर्स छोड़ो, मैं इसको मैट्रिक्स में लेके आता हूँ, मैट्रिक्स में सिंपली मैं स्विच कर गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछता कि भाई ये x1 x2 और x3 जो आपको दिख रहे हैं, ये दे शुड फॉर्म अ सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ये जो आपको वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिख रहा है, या तो मैं इसको बोलूं या तो मैं इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके बोल दूं कि जो x1 x2 x3 है दे आर फॉर्मिंग द सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो कितने स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए जरा बताइए सभी लोग, बोलो भाई कितने स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए? आप बोलोगे सर 3 स्केलर एग्जिस्ट करने चाहिए, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री, लैम्डा वन x1 प्लस लैम्डा टू x2 प्लस लैम्डा थ्री x3 शुड बी इक्वल टू 0, वेयर ऑल लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री शुड नॉट बी साइमल्टेनियसली 0। लॉजिकल सी बात है ना? तो बेसिकली जो काम आप एक वेक्टर के लिए कर रहे थे, अब मैं चाह रहा हूं कि वही काम आप कॉलम मैट्रिक्स के लिए करना शुरू कर दो। करेक्ट है? देखो क्या सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, देखिए लैम्डा वन x1
plus lambda 2 x3 plus lambda 3 x3 should be equal to 0, where lambda 1, lambda 2, lambda 3 should not be all 0 simultaneously, then this set is representing the set of linearly dependent vectors. otherwise अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो दिस इज द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट चल रहा है, इससे सवाल नहीं लगेगा, कोई सवाल लगाने का कंसेप्ट आपको पहले से पता है कि भाई आपके पास जितने भी वेक्टर्स हैं उनको उठा के आप मैट्रिक्स में डालोगे, रैंक कैलकुलेट कर लोगे, रैंक आपको बता देगा कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और कितने लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। वो कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का हमको पता है, बट अगर इसको थ्योरी से रिलेट करें या स्टेटमेंट में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो भी तो हमको रिलेट करना आना चाहिए ना, तो उसकी यहाँ पर बेसिकली थोड़ी एक्सरसाइज चल रही है ना। सही बात है, बोलो यार सभी लोग एक बार जल्दी से। ओके एवरीवन, चलो अब घूम फिर के हम लोग मैट्रिसेस पे आ गए, है ना। मैट्रिसेस पे आ गए। अब एग्जाम में आपको क्या क्वेश्चन दिखेगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखेगा, एक मैट्रिक्स दिया होगा, वो बोलेगा कि x1 एक कॉलम मैट्रिक्स है, वो इसको वेक्टर बोल देगा सीधे कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर ये है। अगर x1, x2, x3 तीनों लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहते हैं तो इसने सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन ये डाली है कि भाई तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। कभी भी अगर सेट ऑफ वेक्टर्स की आप बात करोगे तो वेक्टर्स का डायमेंशन सेम होना चाहिए ना, सब में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होनी चाहिए। तो ये बोल रहा है कि अगर ये तीन वेक्टर्स को हमें लीनियरली डिपेंडेंट बनाना है तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड देयर मस्ट एग्जिस्ट 3 स्केलर्स नॉट ऑल 0 साइमल्टेनियसली सच दैट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। तो एक बार इस वाली स्लाइड को भी देख के कंफर्म करो सभी लोग, फिर मैं एक बार समराइज करता हूँ यहाँ तक हमने क्या सीखा, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह की तरफ चलने की कोशिश करते हैं ग्रेजुअली। ठीक है, बेसिक्स रिलेट कर पा रहे हैं आप सभी लोग? क्लियर है ना। चलो एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूँ, फिर हम लोग ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल्स पे पहुंच गए। ड्रिंक्स ब्रेक देते हैं, 5-10 मिनट और रुको, ठीक है, 5-10 मिनट और रुको। अच्छे से समझ में आ गया? चलो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, बस इसको सुन लो, है ना। और आप लोग साथ के साथ आंसर भी बताते जाना मुझे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों ने कितना सीखा, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि क्या हम किसी भी वेक्टर को मैट्रिक्स से रिलेट कर पा रहे हैं। कोई वेक्टर मैं आपको दे दूं, उसका मैट्रिक्स बना दोगे, कोएफिशिएंट निकालोगे, कॉलम मैट्रिक्स में डाल दोगे, बन गया उसका वेक्टर। चलो ठीक है, यानी वेक्टर और मैट्रिक्स हम लोग पैरेलली लेके चल सकते हैं। पहले मैं वेक्टर्स की बात करता हूँ। अगर दो वेक्टर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि भाई वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, तो आप क्या बोलोगे कि सर दो स्केलर एग्जिस्ट करवा दो, लैम्डा 1a प्लस लैम्डा 2b इक्वल टू 0, जहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। तो पक्की बात है वेक्टर ए वेक्टर भी आपके लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे और अदरवाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। चलो ठीक है, मैं फिर तीन वेक्टर्स की बात करता हूँ कि यार ए बी सी ले लो, तीन वेक्टर्स हैं और बताओ कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए। तो आप बोलोगे कि ठीक है सर, तीन स्केलर ले लो, लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 भी, लैम्डा सी है, 0 हो जाना चाहिए और सारे लैम्डास इकट्ठे 0 नहीं होने चाहिए। ये बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, मान लो कल को हमारे पास वेक्टर्स की जगह पे वो मैट्रिसेस वाले टर्म देने की कोशिश करता है। एक कॉलम मैट्रिक्स दे दिया x1, एक कॉलम मैट्रिक्स दे दिया x2, एक कॉलम मैट्रिक्स दे दिया x3, ऐसा करके। तो इसमें भी आइए सिचुएशन से इमेजिन करते हैं। सपोज हमारे पास दो कॉलम मैट्रिसेस हैं, मैं उनको दो वेक्टर्स भी बोल सकता हूँ। तो अगर कोई बोलता है कि ये दो जो कॉलम मैट्रिसेस हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट होनी चाहिए, तो आप बोलोगे दो स्केलर एग्जिस्ट करना चाहिए, लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 शुड बी इक्वल टू 0, सारे लैम्डास इकट्ठे 0 नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। फिर सपोज मैं आपको तीन दे दूं, x1 x2 x3, और बोलूँ कि भाई इनको लीनियरली डिपेंडेंट बना दो, तो आप बोलोगे सर तीन स्केलर ले लो, लैम्डा 1 x1 प्लस लैम्डा 2 x2 प्लस लैम्डा 3 x3, ये 0 होना चाहिए और सारे के सारे लैम्डा इकट्ठे 0 नहीं होने चाहिए। बट इन सारी बातों की शर्त ये है कि जब भी आप मैट्रिसेस में डील कर रहे हो तो वहां पे सारे के सारे जो मैट्रिसेस होना चाहिए इन अ सेट, उनका हमेशा डायमेंशन सेम होना चाहिए। समझ गए ना? क्लियर हुई बात सभी को? ठीक है, तो ए बी वेक्टर और इधर x1 x2 वेक्टर, इधर ए बी सी वेक्टर, इधर x1 x2 x3 वेक्टर। ठीक है, तो ऐसे करके आप इनको रिलेट कर लीजिए। चलिए यहां तक बात अच्छे से समझ में आ गई। आप इसी चीज को आप n डायमेंशन में रिलेट करके बताओ क्या करना चाहिए। ये देखो, ये वेक्टर्स हैं x1 x2 xn, n वेक्टर्स हैं और इनकी m डायमेंशंस दे रखी है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि अरे ये क्या हो गया, सीधा ही आ गया
सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आ गई। चलो यहाँ पर बताओ, बस आप मुझे ये वाला लिख के बता दो, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पे चलते हैं, ठीक है? वो आपको पहले से ही पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का मतलब क्या है, ये आपको दे रखा है। दे आर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है? ये आपको दे रखा है। तो क्या होना चाहिए बताइए, कितने स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए? एन स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए, परफेक्ट। तो आप बोलोगे सर लैम्डा वन एक्स वन प्लस लैम्डा टू एक्स टू, देखो सेट ऑफ वेक्टर्स है तो ये अंडरस्टूड है कि सबकी डायमेंशन सेम होगी, ठीक है? लैम्डा थ्री एक्स थ्री प्लस डॉट 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 लैम्डा एन एक्स एन शुड बी इक्वल टू 0, और कंडीशन यहाँ पर क्या लगाओगे, वेयर ऑल, ऐसा मैं लिख देता हूँ, ठीक है? कभी कभी आप ऐसा भी लिख सकते हो, 1 to n should not be 0, should not be all 0 simultaneously, ठीक है भाई साहब? वेरी वेरी इजी, ठीक है? तो अब थ्योरी वाला जो डिस्कशन था वो हमारा बिल्कुल सॉर्टेड है, ठीक है? अब हम रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। ओके, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करवा दूं आपको थ्योरेटिकल, एक क्वेश्चन करोगे? हाँ, एम और एन चेंज हो गया कहाँ पे भाई? ठीक तो है? ये एम होना चाहिए यहाँ पे। भाई बिल्कुल ही यार, चील की नज़र है तुम्हारी। ठीक, करेक्ट। हाँ, एक क्वेश्चन करोगे, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन करोगे, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कि कितने लोग सही से इसका आंसर बता पाते हैं, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देखिए, फिर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ लेके आता हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, वो तो आप कर ही चुके हो पहले, बस कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवाने, ठीक है? क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, एक्स इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इज सेट ऑफ vectors such that each vector has 3 dimension, ठीक है? 3 dimension, also lambda 1 x1 plus lambda 2 x2 plus lambda 3 x3 is equal to 0, where lambda 1 comma lambda 2 comma lambda 3 should not, या फिर are not all 0 simultaneously, ठीक है? simultaneously, ट्रू, या नीचे लिखता हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है? पहला, फर्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट,
सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। अगला बी, एक मैट्रिक्स बना रहा है 3x3 का, बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ x शुड बी 0। सी में बोल रहा है 3x3 का एक मैट्रिक्स बना दिया, बोल रहा है कि इसकी जो रैंक आनी चाहिए वो 3 से कम आनी चाहिए। और डी वाले स्टेटमेंट में बोल रहा है उसने एक मैट्रिक्स बना दी x1 x2 x3। इसमें बोल रहा है रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट। भाई साहब एमएसक्यू क्वेश्चन है, लगाओ ज़रा दिमाग अपना, थोड़ा सा पुराना ज्ञान लगेगा, थोड़ा सा नया ज्ञान, बताओ। सभी लोग बताइए सही सही। दिमाग लगा के बताना भाई साहब सारे के सारे क्वेश्चंस को। पढ़ो आराम से, समझो, बताओ, दिमाग दौड़ाओ, क्या क्या हो सकता है, क्या कहना चाहता है ये असल में। ठीक है, एमएसक्यू क्वेश्चन। सारे करेक्ट है? कितने लोगों को लगता है सारे करेक्ट है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर सारे करेक्ट हैं? लिख के ले लो, पक्का? चलो देखते हैं। देखो पहले वाले में तो कोई दो राय नहीं है ना, ये एक सेट दे रखा है x1 x2 x3, और अगर इसमें λ1 x1 λ2 x2 λ3 x3 0 है तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। बोलो यस और नो, है ना? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है, डन है। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, समझिए ज़रा, अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो जो x1 होगा आपका, देखो उसने डायमेंशन भी 3 दे रखी है, तो ऐसा मान लेते हैं कि जो x1 होगा वो a1 b1 c1 होगा, जो x2 होगा वो a2 b2 c2 होगा, है ना? और जो x3 होगा वो आपका a3 b3 c3 होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कोई x का मैट्रिक्स बनाता हूँ, सपोज मैंने x का मैट्रिक्स बना दिया ऐसा, उसमें बोल रहा है कि आप ये a1 b1 c1 यहाँ लिख लें, a2 b2 c2 यहाँ लिख लें, और a3 b3 c3 यहाँ पर कहीं लिख लें। ठीक है, ऐसा करके 3x3 की मैट्रिक्स बन गई। आप मुझे बताइए, अगर ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं x1 x2 x3, है ना, ये लीनियरली डिपेंडेंट है अगर, तो इसका तो मतलब यही हुआ ना कि कम से कम एक कॉलम ज़रूर ऐसा होगा जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे लिखा जा सकता होगा। भाई लीनियर डिपेंडेंट का मतलब तो यही हुआ कि कम से कम एक कॉलम ज़रूर ऐसा होना चाहिए जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सके। और मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे केस में अगर कोई एक पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम बाकी सारे कॉलम्स या रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर हो तो उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। ऐसे मैट्रिसेस हमेशा सिंगुलर होते हैं। समझ गया मेरी बात को? यहाँ पे C2 कर लो। समझ आया सभी को? बी वाला ऑप्शन कैसे सही हो गया? बोलो एक बार सभी लोग, है ना? तो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो ऐसा तो हो सकता है ना कि x3 इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2, ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा हो तो 110% इसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ आएगा वो 0 होगा। अगर बी वाला स्टेटमेंट आप डिकोड कर पा रहे हो, आप ऐसा खुद ही बोल रहे हो इसमें कि अगर सपोज मैं अपने x को ऑब्जर्व करता हूँ, जो यहाँ पर x लिखा हुआ है, इसमें कम से कम एक कॉलम ज़रूर ऐसा है जो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो बताइए क्या इसकी रैंक कभी भी 3 हो सकती है? बोलो। अगर इसमें आप ऐसा बोल रहे हो कि कम से कम एक कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट है ना, आप खुद ही बोल रहे हैं कि यार ये x1 x2 x3 आपस में सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बना रहे हैं। सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब हो गया कि हो सकता है x3 x1 x2 पे डिपेंड कर रहा हो और x2 जो है वो x1 x3 पे डिपेंड कर रहा हो। ऐसा करके कोई भी रिलेशन बना सकता, कम से कम एक बार ज़रूर ऐसा होगा कि जो x3 है वो शायद x1 x2 पे लीनियरली डिपेंड कर रहा होगा।
तो अगर इसकी रैंक आप 3 बोल दोगे, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये जो वेक्टर x1 है, ये जो वेक्टर x2 है और ये जो वेक्टर x3 है, दे आर फॉर्मिंग द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो इसकी रैंक तो कभी 3 हो ही नहीं सकती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, रैंक तो हमेशा 3 से कम आनी चाहिए। सेकेंडली, ये डिटर्मिनेंट भी सेम चीज़ को बोल रहा है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 है तो रैंक तो 3 से कम आनी ही चाहिए ना, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर अगर 0 हो गया तो रैंक 3 से कम आनी चाहिए। चलो डी वाले ऑप्शन में बताओ, आप डी वाले ऑप्शन में बताओ, रैंक इसकी 3 से कम आ गई, तो रैंक अगर 3 से कम आ गई तो ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है बताइए। रैंक 3 से कम आने का मतलब शायद इसकी रैंक 2 होगी, 2 का मतलब 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, है ना। ठीक है, मान लीजिए इसकी रैंक 1 आ गई, 3 से कम बोल रहा है ना, तो या तो 2 होगी या तो 1 होगी, तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट रो और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। तो अब लास्ट वाले ऑप्शन में देखो, यही तो बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ लीनियरली रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है ना, रोज तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ही होंगे। रैंक अगर 3 से कम आ रही है, 2 आई, तो इसका मतलब है कि 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है और 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, यानी कि एक रो और एक कॉलम लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, है ना। चेक, समझ आई बात सभी को। तो क्या डी ऑप्शन भी सबको सही होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें बोल रहा है कि इसके रोज आर लीनियरली डिपेंडेंट, बिल्कुल सही बात है यार। अगर रैंक 2 आ गई तो आपके 2 रोज जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, 2 कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट, बट बावजूद उसके एक रो तो हो जाएगी ना जो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी। बताओ अच्छा क्वेश्चन था या नहीं, समझ आया ना। तो अगर मान लो किसी को इसकी नॉलेज ही नहीं होती तो ये इन सारे स्टेटमेंट्स को कभी प्रोसेस नहीं कर पाता। इस वजह से मैंने बोला कि आज का जो फर्स्ट हाफ है वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकली हमें आता है, न्यूमेरिकल आप कोई भी क्वेश्चन दे दो हम बता देंगे सॉल्व करके कि वो सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो हमें तरीका पता है, वो हम काफ़ी बार पहले कर चुके हैं, बट थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रिलेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट से रिलेट किया हुआ हम लोगों ने। आई होप दिस क्वेश्चन इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। आइए अब जरा न्यूमेरिकल मेथड्स जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक बार दोबारा उसको देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलो ज़रा मुझे बताओ, ये एक बार पढ़ लो सब कुछ, ठीक है, पढ़ लो फिर सीधा क्वेश्चन लगाते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, इज मेकिंग सेंस, बोलो। आप बोलोगे हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। रैंक ऑफ ए अगर आर है तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज कितने हो जाएंगे आर, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितने हो जाएंगे आर, नो डाउट, ठीक है, ये हमें पहले से पता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात इसमें है नहीं। चलिए अब ये बोल रहा है कि आपके पास जो भी वेक्टर्स दिए जाएं उन वेक्टर्स को क्या करिए, उन वेक्टर्स को आप रो या कॉलम के फॉर्म में अरेंज कर लीजिए, जैसा भी क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में अगर आपके मैट्रिसेस वेक्टर कॉलम फॉर्म में दिए तो कॉलम्स में अरेंज कर लो, रो फॉर्म में दिए तो रोज में अरेंज कर लो। रोज में अरेंज करने के बाद आप उनकी रैंक कैलकुलेट करोगे, बिल्कुल रैंक से क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप खुद बताइए, अगर रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आती है, जैसे रैंक 3 है और नंबर ऑफ वेक्टर्स 3 है, इसका मतलब है कि 3 के तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स से कम आ जाती है तो इसका मतलब सेट नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है दे आर फॉर्मिंग द सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। बताओ क्या इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है इन सारे स्टेप्स के बारे में, फिर भी एक बार मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है, ओके। नहीं भाई अभी नहीं छोड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे बस आया हूँ शौकिया पढ़ाने के लिए, ठीक है। आज थोड़ा मौसम अच्छा था तो सोचा आज इस वाले चैनल पे पढ़ा लेता हूँ, फिर बाद में आपको वहाँ भी दिख जाऊंगा। अजीब ही आदमी हो यार बिल्कुल। सारी रामायण खत्म हो गई, पूछ रहे हो कि कंस किसका मामा था। इसी से पता चलता है कितने रेगुलर हो आप, फॉरगॉट पासवर्ड वाले हो आप लोग। 2 महीने बाद नींद खुली, फॉरवर्ड फॉरगॉट पासवर्ड, मेल पे किया रीसेट किया फिर सो गए, फिर 2 महीने बाद उठेंगे फॉरगॉट पासवर्ड। भाई हर 2 महीने में पासवर्ड ही चेंज करते रहोगे, पढ़ोगे कब। एक से एक प्राणी पड़े हुए हैं। पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं कि चलो पढ़ के क्वेश्चन का किसी ढंग से आंसर दे दें, कोई कंसेप्ट में क्लैरिटी हो, कुछ आता हो, कोई भी जोड़ना घटाना कोई भी चीज़ कुछ क्लैरिटी नहीं, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ए यार। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल लगाना शुरू करते हैं। रेडी हो आप सब लोग क्वेश्चन लगाने के लिए।
यहां तक सारे के सारे कंसेप्ट सबको क्लियर हो गए? ठीक है, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, एक बार समराइज करूं। कितनी बातें याद होनी चाहिए, जल्दी से समराइज कर देता हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर समराइज कर देता हूँ, ठीक है। अब जो फिजिक्स वाला वेक्टर था ना, उसको दिमाग से निकाल दो। अब हम सीधे x1 x2 की बात करते हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं x1 x2, यानी कि दो कॉलम वेक्टर्स हमारे पास आ गए, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो दो स्केलर λ1 x1 प्लस λ2 x2 इक्वल टू 0, बस ये दिमाग में रहना चाहिए। तीन वेक्टर्स है तो, यानी तीन कॉलम मैट्रिसेस x1 x2 x3 लीनियरली डिपेंडेंट है, तो λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 शुड बी इक्वल टू 0। बस ये इतनी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। डन है, ओके। उसके बाद सवाल कैसे सॉल्व करोगे, ये आपके सामने ये क्वेश्चन दिया है, पूछ रहा है कि भाई जरा बताओ, आर दे फॉर्मिंग द सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो आपको यहाँ पर पूछ दिया है, एक सेट दिया है और बोल रहा है कि ये जो सेट है इज इट द सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। मुझे लगता है घर में आप लोग कुछ देखते होगे, कुछ भी दीवार पे छिपकली जा रही होगी, आप उससे पूछ रहे हो भाई तुम छिपकली हो क्या, ऐसा तो नहीं कि तुम शेर हो, बता दो भाई। लगे हो 4 दिन से पूछ रहे हो उससे, ना वो बता रही है ना तुम थक रहे हो। चूहा देख लिया घर में कोई, भाई तुम चूहे हो, ना वो बता रहा ना तुम पूछे जा रहे हो उससे, बता दे भाई, कहीं कहीं तुम कुछ और तो नहीं। चलो बताओ, ये वेक्टर दिया है x1 x2 x3 x4, पूछ रहा है कि इज इट द सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या यहाँ पे λ1 x1 प्लस λ2 x2 प्लस λ3 x3 प्लस λ4 x4 करके लगाएंगे, या कोई उससे बेहतर तरीका अपने पास प्रेजेंट है? बोलो, बोलिए भाई साहब, बोलना पड़ेगा। रैंक वाला मेथड यूज करेंगे, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आपका ये कहना है कि सर यहाँ से पहले एक काम करो, ये x वाला वेक्टर बना लो आप, ठीक है। मैंने ये वेक्टर बना दिया, यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 -2, ठीक है, 2 -1 3। अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चन का सही से आंसर दे दिया ना, तो मैं आपको अपने एक दोस्त की कहानी सुनाऊंगा, और उसकी कहानी सुन के आपका दिल जो है ना दहल जाएगा कि अच्छा सच में ऐसे लोग होते हैं, हमें तो लगा मजाक ही होता है ऐसा। और बड़ा अच्छा मेरा दोस्त था, अभी भी है। बताओ, बट एक भी क्वेश्चन गलत हुआ भाई तो नहीं बताऊंगा फिर। लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ, इसका ऑर्डर बताओ, 3 × 4 दिख रहा है आपको, 3 × 4, मिनिमम ऑफ 3, 4। यहाँ से क्या मिला, ये मिलेगा रैंक ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3। मिनिमम ऑफ 3 क्या मतलब, 3, 4 का तो मिनिमम 3 हो जाएगा। अब आप बताओ, अगर इसकी रैंक जो है ना वो 3 या 3 से कम है, ऐसे ही सोच के देखो, अगर इसकी रैंक जो है वो 3 या 3 से कम है, तो क्या ये पक्की बात हो जाती है कि ये जो वेक्टर था, भाई वर्स्ट केस में इसकी रैंक कितनी आ सकती है, 3 आ सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, चौथा तो तब भी लीनियरली डिपेंडेंट रहेगा ना रहेगा, बोलिए। तो मैंने इसमें रैंक कैलकुलेट ही नहीं करी, आप देख रहे हैं, मैंने इसमें रैंक ही नहीं निकाला, x1 x2 x3 x4 लिखा, और मुझे देख के समझ में आ गया कि भाई इसकी मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो, मुझे नहीं पता, वो तो निकाल के फिर रो एचलॉन में कन्वर्ट करके निकालना पड़ेगा। बट वर्स्ट केस में भी यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट इट इज द सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। सही बात है, करेक्ट है ना, क्योंकि वर्स्ट केस में इसकी रैंक 3 आ सकती है। किसी ने अगर इसकी रैंक कैलकुलेट करी होगी तो जरा बताएंगे सभी लोग, रैंक इसकी कितनी आ रही, किसी ने अगर इसकी एग्जैक्ट रैंक कैलकुलेट करी इस एक्स वाले मैट्रिक्स की, बताओ भाई। रैंक वैंक में कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये सब आप लोग निकाल के बताओ कितना आ रहा रैंक। 1 2 0 -3, 2 -1 1 7 -2 3 2 2, बताओ कितनी आ रही रैंक, 3 आ रही है, ठीक है। तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि सर इसकी जो रैंक है वो 3 आ रही। 3 असल में क्या रिप्रेजेंट करके दे रहा है, 3 आपका रिप्रेजेंट करके यहाँ पर दे रहा है कि इसमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं,
रोज से तो हमें कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि हमारे वेक्टर्स ही सारे के सारे कॉलम्स में अरेंज थे, है ना। तो इस वजह से हमें रोज पे ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट दिखाना ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, ओके, यहाँ से रैंक से पता चला, विच मीन्स देयर इज 1 लीनियरली डिपेंडेंट कॉलम। तो जो हमारे सेट ऑफ वेक्टर्स थे वो अगेन आपका क्या हो गया, सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। कुछ बात पल्ले पड़ी? सारा का सारा खेल रैंक का है, समझ रहे हो, सारा का सारा खेल रैंक का है। रैंक जिसको आती है उसी को लीनियर अलजेब्रा आ सकता है, जिसको रैंक नहीं आती भाई, लीनियर अलजेब्रा के हर एक कदम पे आप अटकोगे। इस वजह से रैंक में मैंने बोला था आप सभी लोगों से कि यार रैंक आपको ऐसा होना चाहिए कि रात में आपसे अगर कोई पूछे, आप नींद में सो रहे हो और आपको उठा के पूछा जाए कि आपकी गर्लफ्रेंड या आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है, तो सबसे पहले आपके मुंह से निकलना चाहिए रैंक, ठीक है। तो घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि बच्चा हमेशा रैंक के बारे में सोच रहा है, और रैंक के कंसेप्ट भी क्लियर रहेंगे, और आपका भांडा भी नहीं फूटेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल। इस बार देखो इसने क्या करा, इस वाले क्वेश्चन में इसने वेक्टर्स को ना रो फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो भाई वेक्टर्स तो रो फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में किसी में भी अरेंज हो सकते हैं ना, उस पर तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो इसने इस बार ऐसा अरेंज कर दिया, ठीक है, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो इसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में ही डालने वाले हैं। तो ये 1 2 0 -3, 2 -1 1 7 4 3 2 2, ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब जब भी आप ऐसा किया करो ना, तो अपने वेक्टर्स को यहाँ पे लिख दिया करो कि यार ठीक है कोई बात नहीं, इस बार जो वेक्टर्स हैं वो हमारे रोज में अरेंज है, हमें क्या ही फर्क पड़ता है, हमें तो रैंक से मतलब है सिर्फ और सिर्फ। इसकी रैंक कैलकुलेट करो भाई, बताओ ज़रा क्या क्या रैंक आएगी इसकी, बोलिए कितनी रैंक आ रही है इसकी। सेम ही क्वेश्चन तो है पिछला वाला, मुझे लगता है सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस उसने इस बार इस वेक्टर को यहाँ पे रखने बोला, इसको आप यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, तो यहाँ से आप x की रैंक कैलकुलेट करोगे, आपको मिल जाएगा 3। 3 का सिंपल सा मतलब क्या है, 3 का सिंपल सा मतलब है 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं और 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स है, बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे हाँ, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, ठीक है। तो जब ये 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज थी, तो इसका मतलब ये जो सेट बना आपका, इट इज़ द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, है ना, यही तो है ना। अगर तीनों रोज आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमें रोज पे फोकस करना था, क्योंकि यहाँ पर जो वेक्टर्स थे वो आपने रोज फॉर्म में अरेंज कर रखे थे। तो आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, दे आर फॉर्मिंग द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, है ना, सही बात कर पा रहे हो ना। अब देखो कितनी आसानी से रिलेट हो रहा है, सब कुछ पानी की तरह बिल्कुल फ्लो करना चाहिए, क्योंकि सारे कंसेप्ट आप इंटरलिंक कर पा रहे हो ना, इंटरलिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप रिलेट कर पाओगे सारी चीज़ों को, ओके। और बार बार मैं एक चीज़ की आपको सलाह देता हूँ, जब भी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आप देखते हो ना, तो उसके बाद क्या लिखा है इस पर फोकस किया करो। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस भी होता है, और नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स भी होता है। तो सबके अलग अलग मायने हैं, है ना। जैसे नलिटी आपको क्या देती है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की नलिटी आपको क्या देती है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो आप उसमें सॉल्व करते हो ax इक्वल टू 0 करके। रैंक आपको क्या देती है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, ठीक है। अब वो कंसेप्ट आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, ठीक है, रैंक आपको पता है, आपने अपने वेक्टर्स को उठा के इसमें डाल दिया, ओके। भाई जब रैंक 3 आ रही है और 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है, मतलब ये रो ये रो ये रो लीनियरली इंडिपेंडेंट हुए, यही रो आपका वेक्टर थी, ये रो आपका वेक्टर थी, ये रो आपका वेक्टर थी, तो दे आर फॉर्मिंग द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ना, डिपेंडेंट कैसे हो जाएगा यार, ओके, क्लियर हुई बात। चलो अगला सवाल करो और बताओ, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है x1 x2 x3 x4 x4, ठीक है, y1 y2 y3, ठीक है, ये दिया गया, पूछ रहा है
x1 x2 x3 x4 is it the set of linearly dependent vectors? ठीक है, बताना ट्रू फॉल्स है। y y1 y1 y2 y3 सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, बताओ, एक लाइन का क्वेश्चन है, रैंक निकालते ही पता चल जाएगा, बस आपको रोज एंड कॉलम्स देखने, उसी को उसने वेक्टर का नाम दे दिया है ना। बताओ, इस मैट्रिक्स को कुछ ए मान लो और बस इसकी रैंक कैलकुलेट कर लो, सवाल हो जाएगा। संजीव मेरे भाई, एक बार थोड़ा सा बैक करो और सारा जो डिस्कशन हो ना उसको दोबारा सुनने की कोशिश करो। मुझे लग रहा है दो काम आप एक साथ कर रहे थे, पढ़ भी रहे थे और किसी को पढ़ा भी रहे थे, इस चक्कर में आप खुद नहीं पढ़ पाए। तो एक बार वापस से देखो, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया कहाँ पर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, रैंक बताओ इसकी कैलकुलेट करके, कितनी रैंक आ रही है? 3 आ गई। ठीक है, रैंक 3 आने का मतलब क्या है? 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, है ना, एंड 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, है ना, सही बात। ठीक है, तो अब कॉलम्स और रो में देख लो। ये बोल रहा है कि x1 x2 x3 x4 में 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो एक लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, एक लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो भाई पूरा लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब रोज को देखते हैं, अगर हम इसको एक वेक्टर माने, इसको एक वेक्टर माने, इसको एक वेक्टर माने, तो तीनों के तीनों रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब ये वेक्टर्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, बोथ आर ट्रू, दोनों सही है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना ये सारी बातें? इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, वेक्टर वेक्टर आ जाता है तो छोड़ देते हैं, क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मेरे ख्याल से बेसिक्स से अगर आपने फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे की क्लास सिस्टमेटिकली करी होगी तो ये सारी चीज़ें सब कॉन्शियसली आपको हिट कर रही होंगी कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, सब इंटरलिंक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। समझे मेरी बात को? चलो, अब इसमें ना एक मॉडल का क्वेश्चन और बनता है, अननोन की कैलकुलेशन का। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चलो बताओ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होता है एग्जाम्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर होते हैं एग्जाम में। चलो जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आना चाहिए, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में दिया गया 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दिया गया है ना, पहला भी कॉलम है, दूसरा भी कॉलम है, तीसरा भी कॉलम है ना, तीनों कॉलम है, ट्रांसपोज यहाँ पे लगा हो, ये आपको देखना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोज वगैरह ध्यान से देखा करो। 99% क्वेश्चंस में वेक्टर का मतलब कॉलम मैट्रिक्स ही होता है। बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट ऑल द 3 वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है? क्या इसकी जो रैंक है वो 3 से कम आनी चाहिए? इसमें भी ट्रांसपोज लगा लो, ट्रांसपोज मिसिंग है। बोलो भाई साहब। नहीं, पहले आप डिटरमिनेंट 0 मत बताओ यार, पहले आप ये बताओ सर इसका मतलब ये है कि इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ से एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, सपोज सपोज अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ x1 x2 x3 को डाल के, तो पहले आपको ये बताना चाहिए कि सर रैंक 3 नहीं हो सकती, बाद में डिटरमिनेंट वाला लॉजिक ऑब्वियसली प्रिवेल कर जाएगा, बट हमारा पहला थॉट प्रोसेस तो रैंक को लेके ही आना चाहिए ना। 2 - 1 5, 3 - 5 7 लैम्डा, ये आपको दिया गया है ना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो वेक्टर्स हैं कौन कौन से, x1 x2 x3, ये कैसे हैं? दे आर फॉर्मिंग द सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। तो अगर ये सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर को फॉर्म कर रहे हैं तो क्या इसकी रैंक कभी भी 3 हो सकती है? आप बोलोगे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, रैंक लेस देन 3 होना चाहिए। रैंक लेस देन 3 का मतलब डिटरमिनेंट 0, डिटरमिनेंट 0 करो, बताओ लैम्डा कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। निकालो सभी लोग यार, लैम्डा कैलकुलेट करके आंसर बताओ कितना आ रहा है।
55/28 आ जाएगा। 55/28 नहीं तो 5/8 भी गलत है। और कोई प्राणी जिसका आंसर आ रहा हो? 5/14, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। 5/14। जिनका 5/14 नहीं आ रहा भाई साहब, वो लोग चेक करो एक बार अपना, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, किसका ख्याल दिमाग में आ गया था कि आप भटक गए, और दोबारा इसको सही करके बताओ 5/14 आ रहा नहीं आ रहा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पॉपुलर होते हैं एग्जाम में, जहां पर इनडायरेक्टली वो आपको थोड़ा दूर ले जाएगा, समझ गए? अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, लैम्डा निकालो, तो भाई हर कोई कर देगा सवाल। अगर इसी मैट्रिक्स में बोल देगा कि इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 3 से कम है, इसमें लैम्डा निकालो, तो हर कोई कर देगा सवाल। तो वो थोड़ा दूर ले गया बाकी लोगों से, उसने बोला कि भाई ये 3 वेक्टर्स ले लो, और ये 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट सेट बना रहे हैं, तब बताओ लैम्डा। तो आपको सोचना चाहिए डिपेंडेंट का मतलब इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती, रैंक 3 नहीं हो सकती, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, समझ गए? तो ऐसे थोड़ा उसने खींच दिया सवाल को, और कुछ नहीं किया। तो इसको मैं डालना चाहूँगा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं पीरियोडिकली, ठीक है? चलो एक आखिरी सवाल इस मॉडल पे करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं वही रशियन कंसेप्ट को सीखने के लिए, सब स्पेस स्पैन बेसिस। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। पूछ रहा है कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट का बना रहे, लीनियरली इंडिपेंडेंट का बना रहे, क्या कर रहे हैं? x1, x2, इज इट द सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है? ये पूछा गया है, सॉल्व करिए और बताइए। अब तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना यार, सीधा उठाओ एक मैट्रिक्स बना दो, खत्म करो इसको। 3 1 -4 2 2 -3, इसकी रैंक निकाल के बताओ कितनी आ रही है? कितनी आ रही रैंक? 2 आ रही है पक्का? 2 रैंक 2 आ गई, तो दे आर फॉर्मिंग द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। 2 इंडिपेंडेंट रोज हो जाएंगे और 2 इंडिपेंडेंट कॉलम्स हो जाएंगे। हमें तो कॉलम्स पे फोकस करना, क्योंकि हमारा वेक्टर कॉलम में पड़ा हुआ है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। अगर यहाँ पर एक वेक्टर्स वाले रोज वाले वेक्टर्स बना देते y1 y2 y3, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि फिर 2 ही रोज हैं जो आपस में कैसी हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। रिलेट कर पा रहे हैं सारी चीज़ें? ठीक है, तो इसी बहाने पुराने जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे उनको भी रिलेट कर लिया। और ये राइट टाइम क्यों था ये पढ़ने का, क्योंकि जो अगले कंसेप्ट आप पढ़ने जा रहे हो ना, वहाँ पे ये सारे वर्ड्स आपको बहुत दिखेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। तो उससे पहले एक ब्रशअप भी हो गया, थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल गई, बहुत सारे क्वेश्चन भी लगा लिए, और जो रहे से दिमाग में थोड़े बहुत रह भी गए थे कि उस टाइम पे कि क्या ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, उनके भी सारे के सारे यहाँ पे आंसर दे दिए गए, ठीक है? क्लियर हो गई बात सबको यहाँ तक? चलो, तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट था, अच्छी तरीके से हमने सीखा, और नया कुछ नहीं था, बस रिलेट कर। आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, आपको तो स्टोरी भी बतानी ना, मगर एक शर्त पे स्टोरी बताऊंगा, ये नहीं पूछोगे कि सर उस दोस्त का नाम बता दो, ये फिर आप लोग लिंक्डइन विंक्डइन पे जाके उन लोग को परेशान करते हो यार, और फिर मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई तुमने क्या बता दिया मेरे बारे में, बच्चे पूछ रहे हैं कि बताओ सही है कि गलत। एक पूछ रहा है कि कोई हॉरर स्टोरी सुना दीजिए। कल ही मैंने एक 4 या 5 लाइन की एक बहुत खतरनाक हॉरर स्टोरी मैंने पढ़ी थी,
अब वो मुझे याद नहीं, बट आज मैं उसको ना अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपलोड करूँगा, ठीक है? तो आप लोग जाके देखना, मतलब वो सच में बहुत डरावनी स्टोरी है, और 4 से 5 लाइन की स्टोरी है सिर्फ। ओके। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा हॉरर, उससे भी ज़्यादा, हाँ, चैट जीपीटी वाली स्टोरी, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा हॉरर आप सुनना चाहते हो स्टोरी की, सिर्फ ऐसी चीज़ बता दीजिए कि बिल्कुल डर ही लग जाए, हाथ पैर कांपने लगे, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि जो आपका गेट 2024 है, उसमें अभी सिर्फ और सिर्फ 270 दिन बचे हुए हैं। अगर 24 घंटे के हिसाब से जोड़ोगे, इसका 1/3 कर लोगे, तो 90 दिन आपके पास बचे हुए हैं। बताओ डर लगा कि नहीं लगा? ये तो 24 घंटे के हिसाब से बचे ना, 270 दिन भाई, 9 महीने, 30 × 9, 270। बट 24 घंटे कोई थोड़ी पढ़ पाएगा, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो 8 घंटे पढ़ोगे, तो ये आपके पास बचे हुए हैं। डर लग गया? आप ही ने तो बोला हॉरर स्टोरी सुना दो, तो ये लो भाई हॉरर स्टोरी। ठीक है। बाकी अभी अभी क्या हुआ था, एक किसी इंसान ने, ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, एक किसी इंसान ने चैट जीपीटी से पूछा। चैट जीपीटी कितने लोग जानते हो भाई? अब तो समझ गए होगे ना, 1-2 महीने पहले मैंने पूछा था, तो आप पूछ रहे हो ये किस चिड़िया का नाम है चैट जीपीटी? ये तो कभी खाई नहीं हमने। अब तो सुन लिया होगा नाम, सुन लिया सभी ने इसका नाम, चैट जीपीटी का। ठीक है, चलो। चैट जीपीटी से अभी किसी ने पूछा कि तुम मुझे एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताओ जिसको सुन के तुम खुद डर जाओ। समझ रहे हो आदमी कितना खाली बैठा हुआ है? इससे पूछ रहा है कि तुम मुझे एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताओ जिसको सुन के तुम खुद डर जाओ। बिल्कुल फुर्सत में बैठा हुआ खाली आदमी। और बावजूद उसके, मतलब इसकी दिलेरी देखो, इसने एक ऐसी स्टोरी बताई जो कि सच में डरावनी थी। डरावनी इन द सेंस कि काफ़ी उसमें लेयर्स थे। तो आज वो स्टोरी का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आज मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे उसको अपलोड करूँगा। हो सकता है मैं, अगर यूट्यूब की कम्युनिटी में अलाउड होगा तो वहाँ पे भी पोस्ट कर दूंगा, बट मुझे नहीं लगता अलाउड होगा, तो मैं अपने इंस्टा स्टोरी में अपलोड करूँगा, आप लोग जाके देखना उसको, ठीक है? चलो अब आपको अपने दोस्त की स्टोरी भी सुना देता हूँ, मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था, ठीक है? नाम कोई नहीं पूछेगा, और लिंक्डइन पे जाके कोई परेशान, कई लोग तो होते हैं नाम गेस कर लेते हैं, ठीक है, कि अच्छा सर के कितने म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, क्या है, चलो यही होगा, इसी से पूछ लेते हैं। 10 लोगों से रैंडमली पूछ लिया, एक तो बोलेगा ही सही, ठीक है? तो मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ था, एक मेरा रूममेट नहीं था, मेरा दोस्त था, ठीक है? तो सपोज सपोज करो कि ये हॉस्टल का एक रूम है। आपके यहाँ एक हॉस्टल के एक रूम में कितने लोग अलाउड होते हैं? 2-3। हमारे यहाँ पे 3 लोग रहते थे हॉस्टल, मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, बट 3 लोग रहते थे, ठीक है? तो जैसे ये हो गया, इधर इसका लैपटॉप, इधर इसका पूरा वर्क स्टेशन लैपटॉप, ये इंसान हो गया, इधर इसका लैपटॉप, और एक इंसान इधर हो गया, इधर इसका लैपटॉप। यहाँ पे डोर वोर मान लो ऐसा कुछ करके सेटअप रहता था, ठीक है? तो आप ऐसे घुसोगे, तो आप इसके पास जा सकते हो, इसके सामने इसका लैपटॉप रखा हुआ है, इसके पास जा सकते हो, इसके सामने इसका लैपटॉप रखा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि जब आप यहाँ से एंटर करोगे, जो आप यहाँ से एंटर करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आप इसका लैपटॉप देख पाओगे, है ना? सही बात है ना भाई? आप ऐसे रूम में घुसे, तो अचानक से आप इधर नज़र, इधर सामने ही नज़र जाती है, तो यहाँ पे लैपटॉप पे जनरली दिख जाएगा आपको कि ये क्या कर रहा होता है या क्या नहीं कर रहा होता है, ठीक है? तो ये जो इंसान था ना, ये वाला, इसकी ना एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मगर उसमें ये ये एक प्रॉब्लम थी कि जब ये सेकेंड ईयर में था, तो जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो थर्ड ईयर में थी, मतलब इसकी सीनियर थी, ठीक है? तो बहुत प्यार करता था उससे, ऐसा मुझे लगता था। ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, फिर ये थर्ड ईयर में पहुंचा, तो ये जो थी ये फाइनल में पहुंच गई। ये फाइनल ईयर में पहुंचा, तो ये पास आउट होके यूएस चली गई, ठीक है? तो जब ये पास आउट होके यूएस चली गई, तो क्या होगा बताओ भाई? सेकेंड ईयर से ये थर्ड ईयर में, तो जो ये मैम थी ये थर्ड से फाइनल में पहुंच गई। जब ये फाइनल में पहुंचा, तो इनका पास आउट हो गया, और ये कुछ जीआरई वीआरई करने यूएस चली गई। इसके बाद तो आपको पता ही क्या होना है ना? ठीक है। जब ये फाइनल ईयर में था, ये बंदा, ठीक है, तो वो यूएस चली गई। यूएस जाने के बाद 1-2 बार इसका फ़ोन उठाया, ठीक है, उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया, फिर ब्लॉक कर दिया। तो फिर उस टाइम पे जी टॉक चला करता था हमारे टाइम पे, ठीक है? फेसबुक मैसेंजर आया नहीं था, जी टॉक चलता था उस टाइम पे। तो जी टॉक पे इसने 1-2 बार मैसेज किया, वहाँ से भी ब्लॉक हो गया। और
हर जगह से ब्लॉक हो गया फाइनल ईयर में जाने के बाद, ठीक है। तो इसके दिमाग पे काफ़ी असर पड़ा, काफ़ी डिस्टर्ब हो गया ये दिमागी रूप से। एक हफ्ते तक किसी से बात नहीं करता था, खाना वाना नहीं खाता था, कुछ नहीं करता था, बिल्कुल बेहोश पड़ा रहता था एक हफ्ते तक। एक हफ्ते बाद ना अचानक से खुश रहने लगा, खुश रहने लगा एक हफ्ते बाद अचानक से। जब भी मिलो बहुत खुशी से मिलता है, अरे भाई कैसे हो, सब अच्छा चल रहा है, ये वो, कौन से कंपनी में प्लेसमेंट हो गया, ऐसा वैसा, बहुत खुश रहने लगा। हम लोगों ने सोचा यार अजीब ही आदमी है, इसके साथ इतना बुरा बुरा हुआ, एक हफ्ते तक तो ये सैड था, चलो धीरे धीरे आदमी रिकवर करता है, इसके साथ अचानक ऐसा क्या हो गया। तो मैंने इसके बाकी दोनों रूममेट से पूछा, मैंने कहा भाई क्या हाल चाल, इसका क्या चल रहा है। कह रहा यार पता नहीं, वापस से लग रहा है इसकी बातचीत स्टार्ट हो गई है, चैटिंग करने लगा है, सुबह से शाम तक लगा रहता है चैटिंग करके, अलार्म लगाता है, उठता है, क्योंकि यूएस और यहाँ में टाइम डिफरेंस होता है, तो उड़ जाता है अलार्म लगा के रात में 3 बजे कि हाँ चलो चैटिंग कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि यार ऐसा कैसे हो गया, अब ब्लॉक कर दिया, सब कुछ कर दिया, सारी चीज़ें, फिर अचानक से कैसे स्टार्ट हो गई। तो एक दिन क्या हुआ था, ये अपने उस पर लैपटॉप पे बैठ के चैटिंग कर रहा था, उठ के कहीं पे चला गया था, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक खुराफाती आदमी, उसने जाके चेक करने की कोशिश की। जब उसने चेक किया ना, तो उसने पाया कि ये जो इंसान था, इसने खुद उसी लड़की के नाम से एक दूसरी आईडी बना रखी थी, और ये खुद से खुद की चैटिंग करता था। इधर से बोलता था हाय, उधर से खुद रिप्लाई करता था हेलो, इधर से बोलता था कैसे हो, उधर से खुद रिप्लाई आता था कि मैं ठीक हूँ। तो इस लेवल पे ये साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो गया था, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इसको अप्रूवल चाहिए था कि भाई मैं एग्जिस्ट करता हूँ। तो यार, तो यार आपके एग्जिस्टेंस के लिए ना किसी का अप्रूवल नीडेड नहीं होता है। तो ये स्टोरी मुझे इस बात पे याद आ गई, ये स्टोरी मुझे इस बात पे याद आ गई कि जो आप लोग आके पूछते हो, उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछते हो ना, खैर अभी ठीक है, ये इंसान ठीक है। बाद में इसने एमडीआई गुड़गांव से एमबीए भी किया, आज बहुत रेपुटेड कंपनी में प्लेस्ड भी है, अच्छा कर रहा है, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं अभी भी इससे मिलता हूँ, ठीक है। और ये भी नोएडा में ही रहता है। अब तो तुम लोग खोज ही लोगे, पूछोगे जाके इससे कि सर ने बताया तो जो वो किस हद तक वो सच है, ठीक है। आगे का डिस्कशन स्टार्ट करें। चलिए, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों की चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। चलो अब आ जाते हैं ये टॉपिक, जो कि थोड़ा सा, कौन से देश का है बताना ज़रा, ये कौन से देश का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर कभी मैं अपना चैनल बनाऊंगा ना, अगर कभी अपना चैनल बनाऊंगा, तो मैं उस बंदे को ले आऊँगा पॉडकास्ट करवाने के लिए, पॉडकास्ट पे ले आऊँगा और उससे पूछूंगा कि भाई तूने ऐसा किया क्यों, क्या चल रहा था तेरे दिमाग में उस टाइम पे। तो अगर वो बताना चाहेगा तो बताए। चलो भाई, रशियन कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बहुत ही शानदार। चलो, तो सबसे पहला यहाँ पर जो हम वर्ड देखना चाहते हैं ना, सबसे पहला, इसको मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हम सीखना चाहते हैं, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस सबसे पहला कंसेप्ट हम सीखना चाहते हैं। आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, ठीक है, आसान भाषा में समझाता हूँ वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, इंस्टा आईडी यार आप इस नाम से सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। तो आज मैं वो स्टोरी ज़रूर अपलोड करूंगा, चैट जीपीटी वाली, आप लोग देखना ज़रूर, ठीक है। इस नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, तो मैं आपसे एक पहला सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो कितने लोग समझ जाएंगे कि हाँ ठीक है सर, एक सेट होगा, उसमें x1 x2 x3 कुछ वेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। बताइए ज़रा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई साहब आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, तो कितने लोग कंफर्टेबल रहेंगे कि हाँ सर कोई नई बात नहीं है, आने दो। समझ जाओगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो, अब मैं आपको यहाँ से समझाना शुरू करता हूँ वेक्टर स्पेस होता क्या है, और इसमें क्या क्या नोटेशंस उल्टे सीधे यूज़ होते हैं, उन सब में आपको पहले थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेक्टर स्पेस, तो अगर आज के बाद मुझसे कोई बोलता है ना कि व्हाट इज वेक्टर स्पेस, तो मैं एक लाइन में उसको बता दूंगा कि सेट
ऑफ वेक्टर्स। हालांकि ये डेफिनेशन 100% करेक्ट तो नहीं है, बट हमारा काम चल जाएगा। हमें कौन सा कन्वेंशनल पेपर देना है। तो आज के बाद कोई भी अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज वेक्टर स्पेस, तो अगले स्टेटमेंट में आप उसको बता देना कि भाई सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर्स को या वेक्टर स्पेस बोलते हो। तो पहली डेफिनेशन तो मेरे ख्याल से सॉर्टेड हो गई, डन है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। कोई भी वेक्टर स्पेस बोलता है तो हम समझ जाएंगे अच्छा इसने सेट ऑफ वेक्टर देने की कोशिश करी होगी। आइए कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेसेस से आपका सामना करवाते हैं। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेसेस से आपका सामना करवाते हैं। ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ये है कि ये नोटेशंस वगैरह हमने देखे नहीं होते ना, तो इसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि कुछ नया आपको देखने को मिलेगा जो शायद आपने इससे पहले यूज़ नहीं करा होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ v डॉट आर, ऐसा मैंने लिखा, इसका मतलब होता है v इज अ वेक्टर स्पेस हैविंग रियल वेक्टर्स। वेक्टर स्पेस में तो वेक्टर ही रहेगा ना, तो आर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रशियन नहीं, आर का मतलब रियल। ठीक है, और वी का मतलब वेक्टर स्पेस। तो इट इज अ वेक्टर स्पेस अज्यूमिंग ऑल द रियल वेक्टर्स। अगर मैं इसके ऊपर ऐसा 1 लिख दूं, तो इसका मतलब होता है दिस इज अ वेक्टर स्पेस अज्यूमिंग ऑल द रियल वेक्टर्स ऑफ 1 डायमेंशन। ओके, समझे मेरी बात को। जैसे कि अगर मुझे इसको डिफाइन करना होगा तो मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पर लगाया ऐसे ब्रैकेट, यहाँ पर मैंने लिख दिया x, और यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन लगा के लिख दिया कि भाई x की ना कोई भी रियल वैल्यू तुम ले लेना। तो अब बताओ क्या ये पूरा का पूरा आपको नोटेशन बहुत क्लियर समझ आ रहा है कि अच्छा इसका तो यही मतलब हो गया ना कि इसने हमसे ये बोला कि v डॉट आर इक्वल टू, इसमें दुनिया की जितनी भी रियल वैल्यूज आ सकती थी मैं डाल देता, 1, 2, 0, -0.3, सो ऑन। तो देखो क्या ये v आपका सेट ऑफ वेक्टर्स ही तो है, एक वेक्टर ये 1 क्रॉस 1 का, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, तो दिस इज द सेट ऑफ वेक्टर्स हैविंग रियल वैल्यूज ऑफ 1 डायमेंशन। ये इसका एग्जांपल हो गया। आराम से समझो, टाइम लेके समझना है, इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ी देर में हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, सबकॉन्शियसली ट्रेंड हो जाएंगे। ओके, ये सब लोग लिखते हुए चलेंगे अपनी कॉपी पे। अभी सब लिखेंगे, सब लिखेंगे, अभी सुनते जाओ, सुनने पे फोकस करो, साथ के साथ लिखने की कोशिश करो। ठीक है, रियल वेक्टर का मतलब रियल आपका कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स है ना। वेक्टर का मतलब आपको क्या समझना, रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स। जैसे ये 1 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स आपको दिख रही है ना, 1 2 0, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, 1 2 3 0 -0.3, कोई भी रियल वैल्यू लिख सकते हो, है ना। और ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आएंगे, तो यहाँ पर ना ऐसे डॉट 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 भी मुझे लगा देना चाहिए। ठीक है, तो ये नोटेशन सबको समझ में आया। V is a vector space having all the real vectors of 1 dimension. I hope this is making sense for everyone. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। सेकंड वाले पे चलें, आ जाओ सेकंड वाले पे चलते हैं ना, धीरे धीरे लिखते लिखते ना अभी आपको खुद आइडिया लग जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना सुनने पे फोकस करो, जो लिखने वाला पार्ट है वो तो मैं लिखवा ही दूंगा, वो सब लिखा हुआ है। चलिए इसका मतलब पहले मुझे बताएंगे सभी लोग, ऐसा अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिलता है, V is a vector space, वेक्टर स्पेस का मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स हैविंग all the real vectors of 2 dimension. V is a vector space, vector space सुनते आपके दिमाग में आना चाहिए set of vectors, तो V is a vector space which means set of vectors having all the real vectors of 2 dimension. ठीक है, कई लोग इसको R स्क्वायर पढ़ते हैं, कई लोग R2 पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो मान लो अगर कोई बोलता है कि यार ये दिखेगा कैसे, तो ये सेट का साइन, हम बोलेंगे कि यार यहाँ पर x, y का एक वेक्टर बना देना, सेमी कॉलन x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r। ठीक है, कई लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यार आप ऐसा क्यों बना रहे हो, आप तो बोल रहे थे कॉलम वेक्टर के बारे में। ठीक है भाई, ऐसा बना लो, आपकी मर्जी है ना, वेक्टर दोनों होते हैं, रो और कॉलम, ये आपकी चॉइस है कि आप क्या इसमें से डिफाइन करना चाहते हो। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स अगर इसके हम देखना चाहें तो, अगर सपोज हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर एक्सप्लोर करें इसके, तो हम ऐसा लिख सकते थे ना, आर स्क्वायर
इक्वल टू, ऐसा लिख लो आप, 1,1, 0,-1, जितने भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी बना डालो सारा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन को हमारे क्वालिफाई करवा पा रहा है कि नहीं। वी इज अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स इन विच ईच वेक्टर इज हैविंग रियल वैल्यूज, और सबकी डायमेंशन कितने दिख रहे हैं, 2। तो यहाँ से दो चीज़ें पढ़ा करो, रियल वैल्यू 2 डायमेंशन की होनी चाहिए, ठीक है ना। या एक आधा एग्जाम्पल कोई ऐसा भी लिख सकता है। इसको अभी याद करने की कोशिश मत करो कि ये क्या लिखा हुआ है, सुन लो, सुन के भूल जाओ, ठीक है। बस इसको देखना है गौरपूर्वक कि ये चल क्या रहा है, बस कुछ भी याद नहीं करना है, बस ये सुनना है ध्यान से कि मैं क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स पे फोकस कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। धीरे धीरे ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। कुछ भी लिख लो यार, कुछ भी लिख लो। समझ आई बात ये सभी को, ये पूरा डिस्कशन समझ आया। तो आपका मन है ना, आप चाहें तो इसको ऐसा लिखें या फिर ऐसा लिख लें, ऐसा लिखें या फिर ऐसा लिख लें, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर है नहीं। थर्ड एग्जाम्पल देखें, आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। चलो थर्ड देखो, थर्ड में बोल रहा है ऐसा, v डॉट आर स्क्वायर, चलो इसको बाद में करते हैं, पहले आर क्यूब आपको समझा देते हैं। आर क्यूब इक्वल टू, इसका मतलब बताओगे, मैं आपसे पूछूंगा आप मुझे बताना। v डॉट आर 3 मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे, तो सबसे पहले v क्या रिप्रेजेंट करता है बताएंगे सभी लोग, इस बार सभी लोगों को लिख के बताना है चैट बॉक्स में, v क्या रिप्रेजेंट करता है, फटाफट बताओ भाई। वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस का मतलब क्या होता है, मतलब बताइए। वेक्टर स्पेस कोई भी आपसे पूछता है तुरंत आपको उसको बोल देना, तुरंत। सेट ऑफ वेक्टर्स, चलो तो ये बोल रहा है कि एक सेट ऑफ वेक्टर्स बना दीजिए, बोल रहा है सेट ऑफ वेक्टर्स बना दीजिए। जब ये आपसे बोलेगा सेट ऑफ वेक्टर्स बना दीजिए, तो आप उससे पूछोगे ना भाई डायमेंशन तो बताओ वेक्टर की, हमें तो पता है वेक्टर का मतलब रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स, तो क्या ये बता रहा है 3 डायमेंशन की बना दो। आर का मतलब है रियल, बस हो गया, तो आप बना दो एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर, जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। या कोई ऐसा बोलेगा कि सर हमें तो कॉलम में ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, तो हम तो कॉलम के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो भाई कॉलम के फॉर्म में लिख लो, x बिलोंग्स टू आर, y बिलोंग्स टू आर, z बिलोंग्स टू, हो गया काम, ठीक है। इसके अगर कुछ उदाहरण हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, देखिए ज़रा इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। तो ये देख के समझ में आना चाहिए, कोई हमसे इसको पूछेगा नहीं बताओ ये क्या लिखा हुआ है, बट ये हमको पता होना चाहिए कि यार इसका मतलब क्या है। सेट ऑफ वेक्टर्स बनाना है तो बना दो सेट ऑफ वेक्टर्स, हो गया आपका। आसान लग रहा है यहाँ तक। ओके, कोई कठिनाई तो नहीं किसी को। चलो अगला देखो, 4 4, ठीक है लिखते जाओ। आप देखो ये चौथे तक आते आते ना आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है, आप खुद ही लिखने लगोगे, है ना। एक्स भी कोई रियल वैल्यू, वाई भी कोई रियल वैल्यू, जेड भी कोई रियल वैल्यू, डब्ल्यू भी कोई रियल वैल्यू, ठीक है। एक्स भी कोई रियल वैल्यू, वाई भी कोई रियल वैल्यू, जेड भी कोई रियल वैल्यू, डब्ल्यू भी कोई रियल वैल्यू, ठीक है। तो ये सेट बन गया, इसका अगर कोई एग्जाम्पल पूछता है तो लिख दो एग्जाम्पल। अब इसको पढ़ने से ज़्यादा इसको समझने पे हमें फोकस करना चाहिए, जो कि हमें अपने आप ही समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसके नाम पे ज़्यादा ध्यान मत दो, नाम तो आगे लिखा हुआ है स्लाइड में, बट वो नाम से ज़्यादा
वी मस्ट बी कंफर्टेबल कि ये लिखा क्या है, इसका मतलब क्या है। वी का मतलब वेक्टर स्पेस, मतलब सेट ऑफ वेक्टर्स, और उनके डायमेंशन देख लो कितने डायमेंशन का बनाना है, बाकी रियल ही रखोगे, कौन सा इमेजिनरी आप यहाँ पे पढ़ रहे हो। ठीक, चल जाएगा काम। पक्का। चलो, पांचवा। चलो इसका आप लोग करो, जल्दी जल्दी करो। अच्छा एक चीज़ और, एक चीज़ और बता दूं, आज जो 8 बजे वाला हमारा सेशन है ना, जो हमारा डीपीपी सेशन होता है, उसका लिंक पिछली वाली क्लास में दिया गया है। यानी कि आज हम लोग कैले हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए मेरी बात को। तो उसका लिंक, जो लेक्चर नंबर 14 अपना था, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 15 है आज का, तो लेक्चर नंबर 14 में उसका लिंक मैंने पिन कर रखा है, क्लिक करके सभी लोग आ जाना कैले हैमिल्टन थ्योरम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलो बनाओ बनाओ सभी लोग, जैसे ही हो जाएगा डन करना 8 बजे से। हाँ, बहुत ही बढ़िया। नहीं नहीं, वी इज द रियल वेक्टर नहीं, सेट ऑफ रियल वेक्टर्स बोलिए। आशीष प्रजापति जी, सेट ऑफ रियल वेक्टर्स आप बोलेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। ठीक है, बन गया सभी का। आइए, मेरे ख्याल से सभी ने बना दिया होगा, तो मैं भी बनाने की कोशिश करता हूँ। x1 x2 डॉट 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 xn वेयर x1 x2 डॉट डॉट xn बिलोंग्स टू r, है ना। इसी को अगर कोई कॉलम के फॉर्म में लिखना चाहता तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। x1 x2 डॉट 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 xn बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब ये नोटेशंस क्लियर हो गए सभी को। एक छोटा सा क्वेश्चन दूं आपको, नोटेशंस अगर क्लियर हो गए तो नोटेशंस पे ही आपका एक टेस्ट ले लेता हूँ कि कितने लोगों को नोटेशन ढंग से क्लियर हुए। ठीक है, आ जाओ, एक छोटा सा क्वेश्चन करो, छोटा सा क्वेश्चन करो और बताओ कि क्या आपने सीखा यहाँ से। देखिए, इसमें दिया हुआ है v डॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो आपका v वाला वेक्टर है ना, यार ये मैट्रिक्स में ना कॉमा मत लगाया करो यार, अगर मैंने कहीं कॉमा लगाया ना तो आप मत लगाना। पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब आपको, अब आपको ना इसमें समझना चाहिए, v है एक वेक्टर स्पेस 2 डायमेंशन का, बट इसमें वही वेक्टर्स आपके शामिल हो सकते हैं जिनमें दोनों x और y वैल्यूज को जोड़ने के बाद रिजल्ट 0 मिल रहा हो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसको इस नज़रिए से भी देख सकता हूँ। लॉजिकली तो हमको समझ में आ रहा है, लॉजिकली समझ में आ रहा है ना, कि पहली चीज़ तो ये सेट ऑफ वेक्टर होगा, हर एक वेक्टर 2 2 डायमेंशन का होगा, और दोनों वेक्टर्स, हर एक वेक्टर 2 2 डायमेंशन का होगा। उसके बाद हर एक वेक्टर को जब आप उठाएंगे तो उसमें सारे एलिमेंट का सम 0 होना चाहिए, यही बोलने की कोशिश कर रहा है। आइए ज़रा देखिए, हम इसको ऐसा लिख सकते थे, x प्लस वाई इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x कॉमा वाई, x belongs to r, y belongs to r, but according to this condition, इस कंडीशन के अनुसार हमको पता चल रहा है x की वैल्यू माइनस वाई के बराबर है। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसा लिख दूं, x प्लस वाई बराबर 0 इज इक्वल टू x कॉमा माइनस एक्स एंड x बिलोंग्स टू r। समझ गए ना,
तो आपको ना जो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं इनको मॉडिफाई करना भी आना चाहिए बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। आपने जो एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 देखा, वो आपके अनकंडीशनल वेक्टर स्पेसेस थे। कैसे वेक्टर स्पेसेस थे? अनकंडीशनल वेक्टर स्पेसेस थे। आपने लिखा वी डॉट आर, वी डॉट आर स्क्वायर, वी डॉट आर क्यू, वी डॉट आर की पावर 4, वी डॉट आर की पावर एन, वो अनकंडीशनल वेक्टर स्पेसेस थे। बट हमें कभी कभी कंडीशनल वेक्टर स्पेसेस को भी डील करना होता है, और कंडीशनल वेक्टर स्पेसेस को डील करने का बेहतर तरीका होता है कि आप उसको रीडिफाइन ही कर लें। समझ गए? तो आप उसको रीडिफाइन कर लो। ऐसा दिख रहा था, हमने बोला कि भाई इसको रीडिफाइन कर लेते हैं, जो भी तुमने कंडीशन वंडीशन दिया था वो सब लगा के, हमें तो ऐसा दिख रहा है। यानी कि अब मेरे लिए वही ऑप्शन सही होगा जहां पर अगर x है और उसके साथ -x होना चाहिए, और अगर इसके अलग अलग वेक्टर्स भी प्रेजेंट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो ऑल इन ऑल बी ऑप्शन मुझे यहाँ से मिल जाता है ना। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच बाकी कॉमन सेंस से, क्योंकि इस नोटेशन की या इस सिंबल की अंडरस्टैंडिंग है, तो बी ऑप्शन हमने वैसे भी टिक कर दिया था। सही बात है ना? हाँ, ये कंडीशनल। एक क्वेश्चन और करोगे? वही मैं कह रहा हूँ ना, ये सेट और रिलेशन विलेशन ये सब छोड़ो, ये हमें सोचना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक बेसिक कॉमन सेंस की अगर चीज़ है तो ये टॉपिक हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए मैं ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। सेट होता है, रिलेशन होता है, ये वो सब यूज़ करेंगे तो टॉपिक से इंटरेस्ट आप लूज आउट कर जाओगे, ठीक है? तो हम इसको बिल्कुल कॉमन सेंस के तरीके से पढ़ रहे हैं, जोड़ने घटाने वाले नज़रिए से इसको देख रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और करो। इसने दिया है, ठीक है, ऐसा दिया है। पूछ रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका। वी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? चलो बताओ कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट। वी क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकता है? सोच समझ के बताएंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन में बोल रहा है पहले तो 3 डायमेंशन के वेक्टर्स होने चाहिए, है ना? देखो ये भी 3 डायमेंशन, सारे 3 डायमेंशन के हैं। फिर बोल रहा है कि अगर मैं एक्स और वाई को जोड़ूं तो मुझे 2z के बराबर मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर एक्स और वाई को जोड़ोगे तो 2, और 2z की वैल्यू 4 है, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पर देखिए, एक्स और वाई को अगर जोड़ोगे 2, 2z 4 हो गया। हालांकि ये वाला सेटिस्फाई कर रहा था, है ना, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, बट हमें तो सेट ऑफ वेक्टर्स में हर एक वेक्टर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता हुआ चाहिए। ये भी गलत हो गया। ये तो वैसे ही गलत दिख रहा है। इसको इसको जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? 1, और यहाँ से 2 दिख रहा है। देखो क्या डी ऑप्शन सही हो रहा है? इसको इसको हमने जोड़ा -1, 2z को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी नहीं हो रहा है, तो एक भी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? -2, हाँ, तो नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट इन दिस केस, ठीक है? तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं।
नहीं, डी वाला भी करेक्ट नहीं हो रहा ना। डी वाले में अगर आप देखो तो देखो एक्स प्लस वाई, यहाँ पे मिल गया -1, ये हो गया 2z, मल्टीप्लाई कर दोगे तो -4, तो -1 बराबर -4 तो नहीं होगा ना, विच मीन्स नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, हमें कैसे पता कि ऑर्डर एक्स वाई जेड है? तो क्या ऑर्डर लेना चाहते हो? इसको y, इसको z, इसको x, ऐसा? z को लास्ट वाला क्यों कंसिडर किए? अरे यार, क्या बात कर रहे हो यार। पहले तो बताओ क्या क्या डाउट है, एक एक करके बताओ, फिर एक एक करके डाउट में सॉल्व करता हूँ। सबसे पहला जो डाउट मेरे पास आ रहा है उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर डी वाला जो ऑप्शन है वो समझ में नहीं आ रहा है। डी वाले ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, ये देखो एक्स कितना दे रखा है, 1, वाई कितना दे रखा है, -2, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, -1, जेड यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, -2, 2z कितना हो जाएगा, -4, तो -1 इज नॉट इक्वल टू -4, इस वजह से डी ऑप्शन आपका नहीं हुआ सही। ठीक है, हाँ, और बताओ, डी वाला समझ में आ गया? क्षत्रिय आशुतोष जी, ठीक है। हाँ, अब बताओ, अब जो लोग पूछ रहे हैं एक्स वाई जेड को हम लोग इसी ऑर्डर में क्यों मान के चलेंगे यार, यही तो इतनी देर से आपको पढ़ा रहा हूँ भाई। अगर कभी भी किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करोगे, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने एक पॉइंट लिया 1, -1, 2, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट ले लिया। अब बताओ, एक पॉइंट हमने ले लिया, तो अब मैं पूछूंगा अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू दे रखी है 2 और z दे रखा है 1 और y दे रखा है -1। तो आप बोलोगे सर लग रहा है कि आप बेड वेड से गिर गए थे क्या रात में, सर आपका लग गया कोने से, कैसी बात कर रहे हो? सिंपल सी बात है कि सर ये x होगा, ये y होगा और ये z होगा, ये क्या कर रहे हो आप? तो भाई यही तो तुम भी पूछ रहे हो। अगर कभी भी कोई पॉइंट मेंशन कर रखा है तो उसका जो बेसिक ऑर्डर है वो x, y, z ही तो होगा यार, ये कैसी बात कर रहे हो आप? कोई जो पॉइंट होगा वो x, y, z ही तो लेके चलोगे यार। अच्छा, मंगलवार आज फास्ट रखा हुआ आपने? पता नहीं यार, एक तो हफ्ते में 5 दिन फास्ट ही रखते हो, तो कहाँ से समझ में आएगा? रोज किसी ना किसी का फास्ट है, इससे पूछो भाई क्या गलती हो गई, अरे सर आज तो मेरा फास्ट था, दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो खैर, ये समझ में आया ना, इसमें एक भी ऑप्शन करेक्ट नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है जो वेक्टर सब स्पेस बेसिस स्पैन से सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है। तो मैं ऐसा मान के चलो ऐसे क्वेश्चंस आप निपटा दोगे जहाँ पे आपको एक वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन दी होगी, 4 ऑप्शन दिया होगा और बोलेगा बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से गिवन वेक्टर स्पेस को सेटिस्फाई करेगा या गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स का हिस्सा हो सकता है। समझ गए ना? ठीक है, चलो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आज आपको बहुत सारी नई चीज़ें पता चली होंगी, थोड़ा कंसेप्चुअल हम लोगों ने क्लैरिटी करी होगी। कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं एक बार आपको झलक दिखलाता हूँ कल की क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। एक तो ये बेसिक डेफिनेशंस है, ठीक है, जो आप आज पढ़ चुके हो, इनको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद कल की क्लास में क्वेश्चंस आने स्टार्ट होंगे। देखो क्या ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग गेट में देखते हो, है ना, W वेक्टर सब स्पेस वेक्टर स्पेस ऑफ V.R3, है ना, फिर यहाँ पर देखो स्पैन का कंसेप्ट आ जाएगा कल, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्पैन का, लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन पे बेस देखो बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये सब क्वेश्चन, डस वेक्टर वी स्पैन्स वेक्टर एक्स, इन सब का बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट कल की क्लास में बताऊंगा। सारे क्वेश्चन आप लोग लगाओगे क्लास में, ठीक है, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं करूँ, तो आ जाओ प्लस पे, मैं रेडी हूँ आप सभी लोगों को गाइड करने के लिए। बाकी जो बच्चे लोन में कन्वर्ट करना चाहते कर सकते हैं, विद इन 2 आवर्स आपका ये लोन अप्रूव हो जाता है, कोई ज़्यादा पेपर वर्क इसमें लगता नहीं, ठीक है। कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ये एक टेलीग्राम चैनल है, आप बस इस नाम से सर्च करिए, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आ जाओ, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि इसके पीछे का क्या पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक लीनियर अलजेब्रा ऑलमोस्ट हमारा फिनिश होने वाला है, ठीक है। मुझे लगता है कि आज कितनी तारीख है, 25, 26, 27, 28 तक मुझे लगता है कि
लीनियर अलजेब्रा फिनिश होना चाहिए। उसके बाद शायद हम एक टेस्ट और रखें या एक कोई ऐसा जनरल डिस्कशन वाला सेशन हम लोग करें, मैं अभी सोच रहा हूँ उसके बारे में। तो उसको करने के बाद फिर देखते हैं कैलकुलस किस वे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे कैसे करना है। तो उसमें आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर हर जगह पे कर दें, क्योंकि डेली बहुत सारे नए बच्चे आ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर हमें पता ही नहीं था और ये लीनियर अलजेब्रा खत्म हो गया। तो इसमें आपका सपोर्ट नीडेड है। बाकी सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रहे हो यार, बहुत तेज़ी से चैनल अपना ग्रो कर रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी इस चीज़ की। और पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं आपको ये लिंक दे देता हूँ। आप क्या करो, गूगल क्रोम खोल लेना, गूगल क्रोम में ये टाइप कर देना, ठीक है। जैसे आप गूगल क्रोम खोल के ये टाइप करोगे, आप एक टेलीग्राम चैनल पे लैंड हो जाओगे। देखो मेरा नाम लिखना और उसके बाद एक आई और लगा देना, ठीक है। ये विशाल सोनी और IES, तो एक टेलीग्राम चैनल पे लैंड हो जाओगे। उसके पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, चलो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में। कल के सेशन में आने से पहले आज का डिस्कशन भाई रिवाइज ज़रूर कर लेना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो इस चैनल का वीडियो वाला सेक्शन है ना, उसको भी बीच बीच में चेकआउट किया करो। वहाँ पे भी ना बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों को बताता हूँ। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं, क्या परसेंटेज है। तो उन सेक्शंस को भी एक्सप्लोर कर लिया करो, वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।